भी बीपीएससी पीटी एग्जाम। चलिए देखिए, हमने तो आयरलैंड से लिया है, नीति निर्देशक संविधान के भाग 4 में है, ठीक है ना, 36 से लेकर के 51 तक में, क्लियर ना, याद रखिएगा। देखिए सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था, बताएंगे भाई, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था। देखिए सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था, तो फ्रेंड्स यह पूर्ण राज्य बना था 22वां राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे भारत में शामिल किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के 42वां संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे देखिएगा उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत पूछा गया है, सही नहीं पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। 4 स्टेटमेंट दिया गया है, चलिए पढ़िएगा। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, बिल्कुल करेक्ट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को, क्योंकि संविधान में व्यापक संशोधन इसके तहत किया गया था, तो ये वाला तो सही हो गया। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है गलत दे रहा है। इसने नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी कि अनुच्छेद 39 से 43 और 47, ये भी गलत दिया गया है। और इसके द्वारा जो है राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों की अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान, ये सही है। तो पहला और चौथा यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, पहला और चौथा सही है। आपसे गलत पूछा है तो 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया। मौलिक अधिकार मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, मूल अधिकार यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है ना। भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, यानी कि छुआछूत को। तो अस्पृश्यता का निवारण जो है ये आर्टिकल 17 में है, आपको भी पता होगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। उच्च न्यायालय, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उच्चतम न्यायालय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये हाई कोर्ट पूछ रहा है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार जो है ये किसके पास है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आर्टिकल 216 के तहत ये राष्ट्रपति के पास है, ठीक है ना, अनुच्छेद 216 याद रखिएगा आप। और उच्चतम न्यायालय पूछता तो ये संसद के पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या जो है निर्धारित करने का। देखिए 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। 5वीं और 6ठी अनुसूची भी बड़ा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। 6ठी अनुसूची में क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों का नाम याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है 6ठी अनुसूची में। और प्रश्न आपसे 5वीं पूछ रहा है, तो 5वीं अनुसूची में इन 4 राज्यों को छोड़ दीजिए, तो वहां के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख है, तो यहां पर अनुसूचित जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। मूल ढांचे का सिद्धांत, तो फ्रेंड्स ये जो मूल ढांचे का सिद्धांत था यह आपको 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, आपको भी याद होगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। मिलान करना है, एक तरफ राजनीतिक दल दिया गया, दूसरी तरफ उनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, और यहाँ पर देखिए मार्क्सवादी लिखा गया है, एक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना जो ये 1964 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो 1925 में हुई थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई थी। तो ये आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा कूट के हिसाब से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस और किन अनुच्छेद या अनुच्छेद के अंतर्गत सदन में किसी अध्यक्ष जो है सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। यह कौन सा आर्टिकल है, तो फ्रेंड्स यह जो आर्टिकल है यह अनुच्छेद 120(1) है। इसी के तहत जो है सदन का अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत देता है। चलिए किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत, सेम क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया है, ठीक है ना, जब ये अरेंज किया गया तो एक ही प्रश्न 2 बार आ गया है, यहाँ टिक लगा लीजिए, प्रश्न को एक बार पढ़ भी लीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 में क्या है, 3 प्रकार के आपात उपबंध है, ठीक है ना, 3 प्रकार के आपातकाल है, 352, 356 और 360। 352 में क्या है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में क्या है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में वित्तीय आपातकाल है। वहीं कहा कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पहला है, इसको पढ़ लीजिए, मैं बता देता हूं। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा है, पढ़ लीजिए इसको भी, और यहाँ पर देख लीजिएगा चौथा है, इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। चलिए पहला, तीसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में ए में दिया गया है। चलिए संवैधानिक प्रावधान के यहाँ पर देखिए संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया, थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है, तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि संविधान का भाग 20 में अनुच्छेद 368 इसमें 3 प्रकार के संशोधन प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से संशोधन, तीनों प्रकार के संशोधन का मैं नाम बता रहा हूं। साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत से, और तीसरा संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। तो ये 3 प्रकार के जो है संशोधन है। संशोधन जो है संविधान में ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, साथ साथ आप इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ठीक है ना, इसकी प्रेरणा कहां से ली गई है, तो देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहिए या भ्रातृत्व कहिए, इसका जो है प्रेरणा कहां से लिया गया है, तो ये फ्रांस की क्रांति की देन है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, फ्रेंच की क्रांति, ये 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति, इसे भी आप जरूर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे आप देख भी सकते हैं, प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है, भारत का संविधान जो है यह किसके द्वारा ग्रहण किया गया है, तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान जो है यह संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया है। संविधान सभा की जो है पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, और फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए संविधान सभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ किसको, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता आपको याद होगा कि यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी है, ठीक है ना, जो कि 1972 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 1976 होगा, 1 मिनट, 1976 में, ठीक है ना। चलिए माफ करिएगा, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, धर्मनिरपेक्ष के रूप में वर्णित करता है, बताएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना आपको, अगर हम बात करें संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, तो भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, और संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूपित और संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ये प्रश्न बनता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है यह किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। 32 जो है आपको याद होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, साथ साथ ये कानूनी अधिकार भी आता है और संवैधानिक अधिकार के भी अंतर्गत आता है, इसलिए एक सही राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर ना। वैसे आप मौलिक अधिकार पर टिक लगा दीजिएगा, लेकिन बीपीएससी कहता है कि यह कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है।
देखिए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? संविधान के अनुच्छेद कौन सा है जो संघ की राजभाषा से संबंधित है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है अनुच्छेद 343 है, अनुच्छेद 343, और इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। भाग 17 में है अनुच्छेद 343, राजभाषा से संबंधित है भाग 17। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष संविधान सभा की ये कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे कौन? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ठीक है ना। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बंबई से संविधान सभा के लिए चुनाव भी इनको चुना गया था, ठीक है ना, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी को। देखिए, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? आपातकाल के बारे में मैंने आपको बताया भी है, ठीक है ना। आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक में, 352, 356, 360 मैंने बताया था ना। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। यदि आपातकाल की घोषणा को दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 महीने के लिए संसद की स्वीकृति के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर 6 महीने दिया गया है, प्रथमतः पूछा है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है, पुदुचेरी और आपको दिल्ली में यह प्रावधान है, मैं बता देता हूं आपको किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेश यानी साफ साफ कहिए पुदुचेरी और जो दिल्ली के सीएम है, ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, देखिए, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? भारत के संसद का व्यय जो है या किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, संसद जो होता है, संसद की बात करते हैं, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है यह, और भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन होते हैं। हमारी जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनी हुई है, इस चीज को याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और भारत की संसद का व्यय खुद संसद के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है, तो ऊपर में से कोई नहीं होगा क्योंकि संसद के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जनहित याचिका, जिसको कि पील कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका की धारणा किस सदस्य से उत्पन्न हुई है? जनहित याचिका, ठीक है ना, बताइएगा। पीएन भगवती को भारत में इसका जनक कहा जाता है, जनहित याचिका को, और ये अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए। चलिए, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रेट लागू होती है? अवैध हिरासत के खिलाफ कौन सी रेट लागू होती है? तो फ्रेंड्स, यह आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अनुच्छेद 32 के तहत आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह का रेट जारी करता है, क्लियर ना, याद रखिएगा। और यह आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है। इसी में जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रेट जारी करने का अधिकार होता है, और यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय के द्वारा जारी आदेश होता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, ठीक है ना, या किसी व्यक्ति की जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम समय नष्ट नहीं करेंगे। राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होते हैं, भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द के संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो अभी मैंने बता भी दिया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़ा गया था। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नए राज्य के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। और संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान का अनुच्छेद 4(2) आर्टिकल 4 का जो 2 है वह कहता है कि इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान की संशोधन नहीं समझी जाती है। इस तरह से यहाँ पर देखिए साधारण के लिए मतलब कुल मिलाकर के बात है साफ साफ एक शब्द में, तो संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। चलिए, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 जो कहता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 29 में क्या है? तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण है। ये मात्र दोनों जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और बाकी यहाँ पर देखेंगे गैर नागरिकों को अनुच्छेद 14, ठीक है ना, कानून के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 14। उसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है, या भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अभी मैंने एक बताया था, और क्या बताया था मैंने? और एक बताया था आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और एक बताया था अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का। तो यहाँ पर देखिएगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का, तो 1 और 3 यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? चलिए बताइएगा। तो देखिए, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) है, ठीक है, 19(1)(a), इसके तहत यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो देखिए, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, ठीक है ना, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 क या 21(a) कहिए, जो अंग्रेजी वाले हैं इसको 21(a) बोलेंगे, 21(a) जोड़ा गया। और इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष, इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और इस अनुक्रम में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित भी किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2010 यहाँ पर दिया गया, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया था आपको, भारतीय संविधान की आत्मा जो है यह संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी जो है किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो ये निकाला गया था, दरअसल आपको मैं बता दूं 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसी के तहत इसको निकाल दिया गया था मौलिक अधिकार से, ठीक है ना। मौलिक अधिकार की सूची से इसको हटा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसको कानूनी अधिकार के अंतर्गत मतलब अनुच्छेद 300 को में इसको रखा गया था। और देखिए, उस समय जो है प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो मोरारजी देसाई थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा या कौन से सूचीबद्ध है? बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए, यहाँ तो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन है, और उसके बाद देखिए समान नागरिक संहिता है जो कि आर्टिकल 44 में है। तो 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर ना, याद रखिएगा। चलिए, जबकि यहाँ पर छोटे परिवार का मानदंड जो है, छोटे परिवार का मानदंड ये आपका उल्लेखित नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जा रही है, ठीक है ना। चलिए, राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये आपका 42वां संविधान संशोधन था। और देखिए फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जो भाग 4 क है या 4(a) कहिए, इसके तहत 51(a) में जो है अनुच्छेद जो है उसमें मौलिक कर्तव्य को रखा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में। देखिए, मिलान करना है, एक तरफ संविधान के पद है, दूसरी तरफ देश जिनसे लिया गया। आइए मिलाते हैं। राज्य के नीति निदेशक आपको भी पता है कहां से लिया गया है, तो फ्रेंड्स ये आपका लिया गया कहां से? तो आयरलैंड से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। संघ राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची, तो फ्रेंड्स ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, तो संघात्मक कनाडा से लिया गया है। तो ये आप लोग मिला लीजिएगा, 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी में दिख रहा है। चलिए, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? बताएंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा।
तो फ्रेंड्स आपको पता है ना कि कितनी भी बार चुना जा सकता है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है अनुच्छेद 52 आपने सुना होगा, इसके तहत अनुच्छेद 52 होगा। इसके तहत जो है कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है इसी में निहित होगी और वह इसका प्रयोग खुद इस संविधान के अनुसार या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से यह करेगा आर्टिकल 53(1) के अंतर्गत। तो अपने सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। देखिए भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और यहाँ से सही कथन आपको चुनना है। देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 53 उल्लेख है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। बिल्कुल जो है यहाँ पर ये करेक्ट दिया गया है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है, ये गलत दिया गया। महाभियोग आर्टिकल 61 में है, तो ये दोनों सही है, ये वाला गलत है। पूछा गया कौन सा सही है, तो 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली है ना, तो उस कंडीशन में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो हो सकता है, ठीक है ना। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो अधिनियम कब बनेगा कोई विधेयक, जब देखिए लोकसभा से पारित हुआ, दोनों सदन से मतलब पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति अपना मंजूरी दे दिया, तो जैसे ही राष्ट्रपति को मंजूरी मिलता है, सहमति मिलता है, अधिनियम बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो मतलब भारत की संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु बोल भी सकता है ना, परंतु मत देने का इसको अधिकार नहीं होता है। यह आपका अटॉर्नी जनरल है, यानी कि भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 76 आपने पढ़ा होगा, इसी के तहत जो है महान्यायवादी जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी यह सदन में जो है किसी भी सदन में संयुक्त बैठक में भी यहाँ तक यह बोल सकता है, भाग ले सकता है, परंतु मत देने का अधिकार इसको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न 1 मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन देखिए सारा ऑप्शन यहाँ दिख रहा है आपको। न्यायिक पुनरावलोकन मैंने बताया ना अभी, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार जो है ये क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार जो है या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है ना। चलिए न्यायिक कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ये किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 54 है ना, इसी के तहत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य तथा संघ राज्यों के विधानसभा यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है, वहां के निर्वाचित सदस्य के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो होता है लोकसभा की स्पीकर करता है। चलिए तो संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त सत्र जो है ये किस अनुच्छेद में है, जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। तो केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, कई बार मैंने आपको बता भी दिया था, जहां मैं बता दिया हूं वहां पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है ना। देखिए पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो आपको भलीभांति याद होगा 73वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, याद है ना 73वां संविधान संशोधन। इसी के तहत जो है ये आपको संविधान के भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची, भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। चलिए आगे भी इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 24 अप्रैल 1993 से यह प्रभावी हुआ था और इसलिए 24 अप्रैल को यह पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। चलिए भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है, बताएंगे। स्थान आरक्षित जो है या किस संस्था में है, तो आपको भी पता है भलीभांति कि यह आपको पंचायती राज में है और 2006 में बिहार पहला राज्य बना था जो महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पंचायती राज में राज्य बना था। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए व्यवस्थापिका को रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की जो पूर्ति होती है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है उपचुनाव, उसको उपचुनाव कहा जाता है, ठीक है ना। बाई इलेक्शन जिसको बोला जाता है, बाई इलेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। वर्तमान की बात करते हैं तो 34 है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। इसमें स्ट्रक्चर क्या है, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। जिस तरह से 34 होगा ऊपर में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। चलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन 1952 में 1952 में, और इसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण समुदायों का समग्र विकास करना था। 2 अक्टूबर 1952 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है यह किसका होता है, पंचायत चुनाव का, तो ये राज्य सरकार का होता है, ठीक है ना, राज्य सरकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 60 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित होता है। लगातार 60 दिन की अवधि तक सदन में वह बिना मतलब इन्फॉर्म किए, बिना किसी पहले इन्फॉर्मेशन की अगर संविधान के जो आपका संसद है, सदन है, उसका अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है, तो फ्रेंड्स ऐसे कंडीशन में जो है यह आपका उसका स्थान रिक्त कर दिया जाता है। तो 60 दिन यानी कि 2 महीना लगभग। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में आपको पता है ना। तो देखिए राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके 12 सदस्य जो होते हैं ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं और 229 सदस्य जो होते हैं 229 ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह से 250 हो गया, 250 सदस्य जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का तो कोई कार्यकाल नहीं है क्योंकि कभी भी क्या होता है, भंग नहीं होता है, तो समाप्त होने का कोई विषय ही नहीं बनता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, इसको ध्यान रखिएगा 6 वर्ष का। चलिए किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का सदस्य जो होता है यानी कि राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं सभापति, ये इसके सदस्य नहीं होते हैं, तो यहाँ पर राज्यसभा होगा। चलिए राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष सेम क्वेश्चन उपराष्ट्रपति होगा। देखिए कितना बार रिपीट होता है इस तरह का प्रश्न। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। अभी एग्जैक्टली 2022 का प्रश्न है, तो 3 होता है, एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र और एक शीतकालीन सत्र। तो 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है, सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यही जो गलत है, हमेशा लोकसभा में पहले इसे प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए देखिए धन विधेयक पेश किया जाता है, तो अभी मैंने आपको बता दिया केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा के स्पीकर करता है। चलिए लेखानुदान बना है, लेखानुदान जो है यह बना हुआ है, लेखानुदान बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो देखिए लोक लेखा समिति जो होती है यह अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को जो है सौंपती है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी संसद की एक समिति है यह, ठीक है ना, और इसमें 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य होते हैं ये लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है। चलिए बताइए कौन सा सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, सही है। सर्वोच्च न्यायालय जिसकी उच्चतम अदालत है, जिसमें अपील की जाती है, बिल्कुल ये करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट
कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा, स्वतंत्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो यहाँ पर छोड़ करके बोला तो ये गलत होगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय है एक, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है यह एक क्या है, संघीय न्यायालय है। यह एक मानवाधिकारों का संरक्षक भी है, संविधान का अंतिम विवेचक भी है, इसलिए एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, संघीय न्यायालय, मानवाधिकारों का संरक्षक और अंतिम विवेचक। देखिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार के। केंद्र सरकार का तो राष्ट्रपति हो जाता है, राज्य सरकार का राज्यपाल होगा, राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। संविधान का अनुच्छेद 154(1) के अनुसार 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है, राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में चलित न्यायालय, जिसको मोबाइल कोर्ट कहा जाता है, इसका मानसपुत्र है, मानसपुत्र। ठीक है ना। तो मोबाइल कोर्ट का मानसपुत्र जो है ये स्वयं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में जो है, मेवात जिले में एक जगह है पुन्हाना, ठीक है ना, पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल कोर्ट यानी कि जो आपका चलित न्यायालय है, इसका उद्घाटन किया गया था और इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन न्यायाधीश के जी बालकृष्ण ने किया था। और इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। चलिए, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य में राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। चलिए, उसको देखिएगा कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो फ्रेंड्स, यह कब किया गया था बताएंगे सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, यह क्या गया था आपका 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, यह 1989 से ही प्रभावी हुआ था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और 1989 में 9वीं लोकसभा हुई थी, उसमें इसका प्रयोग भी किया गया था। चलिए, सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? तो ये भली भांति आपको भी पता है फ्रेंड्स, यह दिया था किसने? अब यहाँ पर देखिए सीडीपी दिया हुआ है ना, तो इसका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। ठीक है। और एक है यहाँ पर एनईएस का मतलब है राष्ट्रीय विस्तार योजना। ठीक है। और त्रिस्तरीय प्रणाली के बलवंत राय मेहता ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा, केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन और कानून की एकरूपता का परिचायक है। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, बड़े देशों के लिए आदर्श, बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं, छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है। तो ये वाला गलत है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसको देखिएगा कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है किया था किसने? तो बलवंत राय मेहता ने 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश उन्होंने प्रस्तुत किया था, और जिसमें 1957 में इन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश किया। और इसके अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज का इन्होंने गठन का जो है, जैसे जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर इन्होंने सिफारिश किया था। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश किया था। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुआ था। ठीक है ना। और 1978 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया था ये समिति ने। और इन्होंने पंचायत जो है, पंचायती राज, उसके लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति किया था, द्विस्तरीय। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका द्विस्तरीय ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो देखिए, यहाँ पर ये आपका ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो फ्रेंड्स, यह जो है केवल एक प्रकार की प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है ना, प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी कहिए। तो यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य मैंने आपको बताया था 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है ना। और 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य में कौन कौन से देश हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चाइना है। इसमें जर्मनी नहीं है। चलिए, उसके बाद देखिए, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो येलो बुक जो है किस देश की सरकारी रिपोर्ट है बताइए? तो देखिए फ्रेंड्स, येलो बुक जो है ये आपका फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट है। ठीक है ना। व्हाइट बुक जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट है। ग्रीन बुक इटली की सरकारी रिपोर्ट है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना। व्हाइट पेपर जो है ब्रिटेन का है, भारत की सरकारी रिपोर्ट व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत का है, व्हाइट पेपर। व्हाइट बुक जर्मनी का है। ठीक है ना। और ग्रीन बुक इटली का है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1957 में कहाँ, 87 में कहाँ हुई थी? तो 1987 में इसकी स्थापना बेंगलुरु में हुई थी। ठीक है ना। बेंगलुरु में भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना अगस्त 1987 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था 26 नवंबर 1949 को, और इसलिए 26 नवंबर के दिन जो है ये आपका क्या मनाया जाता है भारत में? 26 नवंबर के दिन बताइए संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न आ गया 26 नवंबर के दिन। अगला प्रश्न करिएगा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है ना, संविधान सभा के द्वारा। चलिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है यह आरंभ होती है एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र से। ठीक है ना, हमारी प्रस्तावना। और इसमें से अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लौकिक सार्वभौमिकता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हम भारत के लोग शब्द से। ठीक है ना। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो मैंने बताया था एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। चलिए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। 10वीं अनुसूची जो है यह संबंधित किससे है? 10वीं अनुसूची बताइए। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, इसी के द्वारा इसको जोड़ा गया। चलिए, उसको देखिएगा भूमि सुधार खाली स्थान दिया गया कि विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार जो है यह राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है, राज्य सूची का। देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता जो है यह प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा, रजिस्ट्री के द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? चलिए बताएंगे सभी लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? चलिए, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था, और उसी दिन जो है लोकसभा से इसको पारित किया गया था। और 11 दिसंबर 2019 को, दरअसल 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946, बार बार इसलिए 1946 बोला जा रहा है। 11 दिसंबर 1919 को यह राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया था, और 12 दिसंबर के दिन मतलब 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दिया था। ठीक है। और 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया था। तो यहाँ पर 11 दिसंबर 2019 पूछा गया, नागरिकता कानून पारित कब हुआ था? ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब
मतलब क्या है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देख सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको रिट जारी करने का अधिकार है, और 226 के तहत उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को, ठीक है। तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 1235 भाग 3, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि जो बोलने की स्वतंत्रता है उसी से संबंधित है। अनुच्छेद 19 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19(1) का क जो है यह वाक्य स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति से संबंधित स्वतंत्रता है, और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। चलिए निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। पोस्टमार्टम किसको कहा जाता है, बताएंगे सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके। पोस्टमार्टम किसको कहा जाता है बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पोस्टमार्टम किसको कहा जाता है, तो देखिए पोस्टमार्टम भी एक तरह की कार्रवाई है जिससे मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है, इस चीज तो आप पहले से जानते ही हैं। और साथ ही साथ पोस्टमार्टम एक रिट भी है, ठीक है। उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम कहा जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक तो आपका को वारंट अधिकार परीक्षा, इसको भी जो है संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम कहा जाता है, और जो उत्प्रेषण है ना इसको भी पोस्टमार्टम कहा जाता है, पोस्टमार्टम रेट। इसलिए एक साथ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य की नीति निश्चित तत्व में है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड का संविधान से लिया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मैंने बताया इसके बारे में डिटेल में आपको। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज प्रणाली जो है राज्य की नीति निश्चित तत्व के अंतर्गत है, और अनुच्छेद 40 जो है जो राज्य की नीति निश्चित सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान है अनुच्छेद 40 में। चलिए अगला प्रश्न कि राज्य की नीति निश्चित सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। राज्य की नीति निश्चित सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो देखिए नीति निश्चित सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो पहले जो था ना, जब संविधान संशोधन हुआ था 42वां 1976 में, जिसमें कि आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना, तो उसमें उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, इसलिए इसको 10 आदर्शों के नाम से जानते हैं मौलिक कर्तव्य को। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। चलिए राष्ट्रपति, बताइए राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, और आगे बढ़िएगा सभी पढ़िए, राइट आंसर क्या होगा इसमें से, संसद का हिस्सा होता है। मैंने बताया था ना, राष्ट्र संसद जो बना है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बना है। चलिए अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है, उस विवाद का निपटारा कौन करता है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद जो है तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भारत के राष्ट्रपति को उसको पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया, और महाभियोग की प्रक्रिया संसद में ही लाया जा सकता है, इस चीज को आप जानते भी हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका संसद द्वारा, ठीक है ना, संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से। आर्टिकल 61 में महाभियोग है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है। तो भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है, ये आपका कौन होता है, तो फ्रेंड्स ये आपका मंत्रिमंडल सचिव होता है, मंत्रिमंडल सचिव राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है, किसमें निहित किया गया है, तो फ्रेंड्स ये भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, और ऐसा वह किस आधार पर करता है, तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, यानी कि सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण अथवा युद्ध के आधार पर। इस तरह से देखिए ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर कर सकता है। चलिए प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू किया जाता है, तो फ्रेंड्स यह राज्यपाल की सलाह पर। आर्टिकल 356 मैंने बताया था राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, तो यहाँ पर राज्यपाल गवर्नर हो जाएगा। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, नहीं देता, अधिकार कौन सा अधिकार नहीं देता है, तो ये आपके राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्ति या आपके राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के अधिकार को नहीं देता, नहीं करता राष्ट्रपति, राज्यपाल का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह समाधान करे, बिल्कुल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये नहीं। बाकी देखिए आपातकाल की घोषणा कर सकता है और अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश भी जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदस्य द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्पित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश नहीं दिया तब। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा कथन असत्य है, इसमें से असत्य कथन बताना है। तो इसमें से देखिएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो भारत का जो प्रधानमंत्री मुख्य होता है ये केंद्रीय सरकार का मुख्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, संघीय मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं या लोकसभा के प्रति यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक मिनट रुकिए, केवल लोकसभा के प्रति यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए भारतीय वैसे आपको याद रखना है लोकसभा के प्रति, ठीक है ना। चलिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रह करके कार्य करती है, कार्यपालिका किसके अधीन रह करके, तो कार्यपालिका विधायिका के अधीन रह करके, विधायिका के अधीन रह करके कार्य करती है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत में संसदनात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रह करके कार्य करती है। देखिए सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, संसदीय व्यवस्था के विषय में, संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सही है, तो देखिए शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धति है, एक संसदीय और एक अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय प्रणाली व्यवस्था को अपनाया गया है, और संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और संसदनात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है और राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, तो भारत का प्रधानमंत्री चूंकि मंत्रिपरिषद का हिस्सा है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा राइट आंसर होगा। देखिए संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह कहां पर हुआ है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है, 352 के खंड 3 में किया गया है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो फ्रेंड्स यह परामर्श देता है भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देता है, आर वेंकटरमण वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है। चलिए उसके बाद भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो आर्टिकल 76 के अनुसार 76 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए
1956 में पारित किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? 1956 में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। देखिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। उसी प्रकार से विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30। राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु। देखिए, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र, संसद सदस्य चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, किसी भी सदन का संसद का सदस्य बन गए ना। चलिए, अगला प्रश्न कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। कोई भी व्यक्ति अपनी जमानत राशि खो देगा यदि उसे प्राप्त न हो, तो उसे अगर हम प्राप्त नहीं होता है अपने वैध मत का कितना 1/6 भाग, प्रत्याशी वैध मत का 1/6 भाग उसको प्राप्त नहीं होता, तो अपनी जमानत राशि खो देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 1/6 नहीं दिया गया, तो ऊपर में से कोई नहीं। चलिए, अगला प्रश्न कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? संविधान के 84वां 84th जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था 2002 के द्वारा, इसमें अनुच्छेद 81(3) के परंतु में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का जो निर्धारण वर्ष है 2026 तक संशोधित किया गया है। 2026 यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आधार वर्ष पूछेगा तो आपको 1971 याद रखिएगा। ठीक है ना, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो है यह आपका 2026, अभी मैंने आपको बताया भी, तो राइट आंसर 2026 हो जाएगा। और आधारित किस पर है? तो 1971 की जनगणना पर। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो वैसे आपको सबसे अधिक तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा इसमें हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, चलिए हिमाचल प्रदेश में 68 है, 68। ठीक है ना, और अरुणाचल प्रदेश में कितना है? अरुणाचल प्रदेश में कितना है बताइए? 60 है। मेघालय में 60 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, और मणिपुर में कितना है? तो मणिपुर में भी 60 है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और बिहार विधानसभा में 243 सीट है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के तो अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में, एक मिनट रुकिए, 330(1) नहीं, 330(1) के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया 330(1). यहाँ पर 330 तो दिया ही गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति भंग कर सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या कहिए ऐसा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। चलिए, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश है, ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन उत्तर प्रदेश दिया भी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, चलिए उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 प्रतिनिधि भेजता है, मध्य प्रदेश 29, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल 42 और बिहार 40। देखिए, जहां तक लोकसभा में अगर हम बात करते हैं कि प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, तो कौन सा राज्य दूसरे और तीसरा स्थान पर? पहला तो आपको उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा स्थान पर आपका बिहार हो गया, तीसरा स्थान पर इसमें से महाराष्ट्र हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए दूसरा स्थान आपका किसका हो जाएगा? दूसरा स्थान बिहार, हाँ दूसरा स्थान यहाँ पर आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा, और बिहार का कितना है? 40 सीट। अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको बिहार में जैसे 40 सीट है और महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में 48 है, 40 48 88 हो गया। ठीक है, तो कौन सा दूसरे और तीसरे दर्जे पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा बिहार और महाराष्ट्र। चलिए, लोकसभा का चुनाव आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव तो फ्रेंड्स 1952-53 में हुआ था, आपको भी याद है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया गया है? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व जो है किस आधार पर दिया गया है? तो फ्रेंड्स उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर, जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ये 6 वर्ष के लिए, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, अभी मैंने बताया भी था। चलिए, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि यह भंग ही नहीं होता है, क्योंकि यह विघटित ही नहीं किया जा सकता, इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा को भंग ही नहीं किया जा सकता, किसी के पास अधिकार नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। 12 राइट आंसर हो जाएगा। एंग्लो इंडियन वाला लोकसभा में जो 2 चुना जाता था वो समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन खुद लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य, और लोकसभा के स्पीकर जो है ना स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और लोकसभा के स्पीकर जो है अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो संसद के 2 सत्र होता है उसके बीच जो है 6 महीने का। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है? तो ये आपका अधीनस्थ विधान समिति है, अधीनस्थ विधान समिति। ठीक है ना, या अगर हम बात करें तो ये जो समिति है अधीनस्थ विधान समिति, इसमें 15 सदस्य की अस्थायी समिति है और यह समिति कार्यपालिका को प्रतियोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि आम आदमी पार्टी क्या है? तो आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी हो गया है। ठीक है ना, अब राष्ट्रीय पार्टी है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, अब राष्ट्रीय पार्टी बन गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो यह आयोजित कब होता है फ्रेंड्स? तो देखिए, यह आयोजित होता है आपका ऐसे विधेयक पर जब विचार करने के लिए उसे पारित किया जाता है जब दोनों सदन में मतभेद हो, तो ऐसे विधेयक को विचार करें उसे पारित करने के लिए किया जाता है जिस पर संसद के सदनों में मतभेद हो। ऑप्शन 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 देखिए केवल 4 ऑप्शन डी में दिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च जो है हमारा संविधान है, संविधान से बड़ा कोई है थोड़ी, भारत का संविधान सर्वोच्च है। चलिए, इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, ऑलरेडी इसी साल क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने कराया भी आपको स्टार्टिंग में ही। किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली का नाम जो दिया गया था, ये आपका 69वां संविधान संशोधन हुआ था, 69वां संविधान संशोधन 1991, ठीक है ना, 1991 में उसी के द्वारा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कि 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसमें किस समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो 6 सदस्य थे। कौन? गोपाल स्वामी अयंगार, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण अय्यर, सैयद मोहम्मद साउदुल्लाह, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। ठीक है ना, इसमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधवराव और डी.पी. खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई, तो टी. कृष्णाचारी जो थे इसको समिति में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू इसमें सदस्य नहीं थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान के भाग 4, अवधि भाग 4 में है क्या? नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है, और भारतीय संविधान की बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रभावित है और प्रेरित है? तो ये आयरलैंड के है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ तीसरी अनुसूची में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी अनुसूची में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तीसरी अनुसूची में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं और 6वीं अनुसूची
मैंने आपको बताया था उसको आप जरूर याद रखिएगा। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है। तो देखिए अनुच्छेद 131 जो है जो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र या आरंभिक अधिकारिता ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है उसको परिभाषित करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा 131। देखिए संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। चलिए सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। और यह कौन सा संशोधन था? तो यहाँ पर देखिए 35वां संविधान संशोधन दिया गया है। हालांकि 36वां संविधान संशोधन मैंने बताया था, इसके द्वारा सिक्किम को भारत का जो है दर्जा प्रदान किया गया था, राज्य बनाया गया था। आपको यहाँ पर 35वां दिया गया, उसके हिसाब से 1974 में सिक्किम को भारत का सहायक राज्य के रूप में शामिल किया था। लेकिन भारत का पूर्ण रूप से राज्य जो 36वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा बनाया गया था। तो इसको आप माइंड में रखिएगा क्योंकि ऑप्शन ई भी है, ठीक है ना, ऑप्शन डी और ई है, ऊपर में से कोई नहीं, एक से अधिक, इन चीज का ध्यान रखना है। चलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी ये आपसे पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो फ्रेंड्स भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 134 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है और जब संविधान प्रारंभ हुआ था तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति का अतिरिक्त 7 थी। संसद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या 1956 का अधिनियम जो है उसमें अधिनियमित करके इस संख्या को 10 कर दिया गया था। फिर 1960 में बढ़ा करके 13, 77 में 17, 1986 में 25, 2008 में 30, 2019 में 33, ठीक है ना, फिर 34 हुआ मुख्य न्यायाधीश के सहित लेकर के। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, संविधान के द्वारा हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जो है कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सीधे सी बात, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति। देखिए उच्चतम न्यायालय उस टाइम उच्च न्यायालय पूछा था जो कि राष्ट्रपति के पास है और उच्चतम न्यायालय मैंने बताया था संसद के पास है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद 124(2) है ना, 124(2) इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लेकर के दे सकता है? तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति को लेकर के दे सकता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया न्यायिक पुनर्विलोकन, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये प्रश्न शायद पूछा भी गया था कहीं ना कहीं, ठीक है ना, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, मैंने बताया है इसको। बताइए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर। तो यहाँ पर देखिए कानून द्वारा स्थापित भी दिया गया और यहाँ पर आपका परंपरा भी दिया गया, इसलिए एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कानून द्वारा स्थापित आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख है? तो राज्य का जो है राज्यपाल होता है, इसको मैंने बताया भी था कि राज्य का राज्यपाल है और केंद्र का राष्ट्रपति होता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राज्य का किसी भी राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। विधायिका में सम्मिलित जो है यह कौन है? तो विधायिका में सम्मिलित जो है राज्यपाल, विधानमंडल और विधान परिषद, जहां पर विधान परिषद है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए कहां पर दिया गया, केवल 4 ऑफ डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राज्य विधानपालिकाओं यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन आपका विधान परिषद है और निम्न सदन विधान सभा होता है, इसी को ध्यान रखिएगा, विधानपालिका परिषद। चलिए राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? रिसेंटली पूछा गया प्रश्न है। तो उद्योगपति श्रेणी से ये नहीं चुने जाते हैं, ठीक है ना, उद्योगपति श्रेणी से ये नहीं चुने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर ना। चलिए 1/12 सदस्य जो होता है सदस्य, ये न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा 1/12 सदस्य को 3 वर्ष के अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे। 1/3 स्थानीय निकाय के द्वारा 1/3 सदस्य को विधानसभा के सदस्य, ठीक है ना, और 6 सदस्य को राज्यपाल नामांकित करते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो देखिए विघटन किया जाता है ये संसद के द्वारा, केंद्रीय संसद के द्वारा। हालांकि अनुच्छेद 169(1) है, इसके अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। संसद ऐसा तब कर सकेगा जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो तब। लेकिन यह संसद के पास ही अधिकार है। निम्नलिखित राज्यों में से कहां विधान परिषद है? विधान परिषद 6 राज्य जो है याद रखिएगा, राज्य पूछा गया है, तो आपको बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, क्लियर। चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 4 यहाँ पर बिहार दिया गया है। चलिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? विधानसभा का, तो ये अनुच्छेद 170 है, ठीक है ना, अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना, अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इससे संबंधित है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्याग चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो स्पीकर जो अध्यक्ष है ये उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित, इस चीज को ध्यान रखेंगे, यह अनुच्छेद जो है 324 है, 324 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि भारत में यदि एक राज्य का चुनाव लागू किया जाता है, एक राज्य एक चुनाव, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? किसमें संशोधन की आवश्यकता होगी जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा अगर इस तरह से होता है तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन और अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन और अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता आदि अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा, इसलिए एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। चलिए जिसका मैंने नाम लिया ऑप्शन में है आपका 83, उसके बाद 85, 172, 174, एक मिनट क्या क्या मैंने बताया, 85, 174, 356, 172 भी है राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, 172 और 356 आदि क्या एक से अधिक। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ एक बार यहाँ पर देख लीजिए फिर से, देखिए इन सभी में 83 में भी करना पड़ेगा। 83 में क्या है? संसद के सदनों की अवधि। 172 में क्या है? संसद के 172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि। 85 भी है, 85 याद रखिएगा, 85 में क्या है? तो संसद सत्र सत्रावसान और विघटन। 174 भी है, 174 में क्या है? राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन। 356 भी है, 356 में क्या है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, ठीक है ना। 246 में क्या है? 246 नहीं है, तो इतना सारा मैंने बताया, इसलिए एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मैंने बता दिया आपको, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 13, ठीक है ना। चलिए अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद और राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची का विषय जो है फ्रेंड्स ये कौन सा है? समवर्ती सूची, तो इसमें से देखिए शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए इसमें से शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। देखिए निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, और अभी 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत और वित्त आयोग का गठन का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है
तो वित्त आयोग का संबंध जो है कार्य जो है क्या है, तो राज्य और केंद्र के बीच वित्त से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग, अच्छा अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना हुआ था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान पर किया गया था। प्रश्न पूछा योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये 15 मार्च 1950। निम्न में से किस वर्ष जो है सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार प्रदान किया गया था, अपना प्रतिवेदन जमा किया था? सरकारी आयोग बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सरकारी आयोग कब इसने जो है अपना निम्न में से किस पर सरकारी आयोग ने जो अपना रिपोर्ट दिया था बताइए? तो फ्रेंड्स ये दिया था 1987 में, ठीक है ना, 1987 में राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 1983 में इसका गठन केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था और इसने 1987 में अपना रिपोर्ट दिया था। चलिए अगला प्रश्न की पंचायती राज विषय है, तो यह राज्य सूची का विषय है, कई बार मैंने आपको बता दिया। पंचायती राज काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। पंचायती राज संस्थानों में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? 29 कार्यों की सूची जो है यह अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स भारतीय संविधान में पूछा गया कि 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, 11वीं अनुसूची में, तो इसमें कौन कौन सा शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची में आपको पता है 29 विषय हैं और इन विषय में से आपको बहुत सारे विषय हैं, उतना याद रखना आपको पॉसिबल नहीं है। इसमें पूछा गया है शामिल नहीं है, तो इसमें शामिल कौन सा नहीं है फ्रेंड्स बताइए? तो यहाँ पर देखिए ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, ग्रामीण खेल का उल्लेख नहीं है, बाकी पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग, इन सब की चर्चा की गई है। चलिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है किसका निर्माण हुआ है? तो ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। देखिए भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था? तो यह संशोधन 73वां संविधान संशोधन था, आपको भी फ्रेंड्स याद होगा 73वां संविधान संशोधन। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो इसका प्रधान लक्ष्य क्या है फ्रेंड्स? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है। चुनाव लड़ने के लिए, तो देखिए चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये 21 वर्ष है, ठीक है ना, और चुनाव देने करने के लिए 18 वर्ष, मतदान करने के लिए। देखिए जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान में हुआ था, नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को, आगे आपको मिलेगा भी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा कि इनमें से कौन सा विकेंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो वैशिष्ट जो नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए स्थानीय समुदायों पर आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, नहीं जगाना, बिल्कुल जगाना है, तो यहाँ पर नहीं दिया गया, जो कि गलत दिया गया, तो नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ? तो सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। चलिए तो यहाँ पर राजस्थान और आंध्र प्रदेश ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था? न्याय पंचायत बनाने का सिफारिश जो है किसने किया था? तो फ्रेंड्स यहाँ किया था अशोक मेहता समिति ने। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया था और उसने जो अपनी रिपोर्ट 1978 में जो है प्रस्तुत किया और उसमें उन्होंने न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने और इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का सिफारिश किया था, अशोक मेहता कमेटी। देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? नहीं आता है, यह पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें से बात करते हैं सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता है, ठीक है ना, इसी को ध्यान रखिएगा। चलिए सार्वजनिक जो अनुशासन का रखरखाव है यह कार्यपालिका के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए एक पंचायत समिति के स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा इसका? एक पंचायत समिति जो है किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तर की निकाय पर, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, कहीं भी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, या विधेयक लाया गया था कब? प्रथम संशोधन विधेयक को कब लाया गया था? तो देखिए प्रथम संशोधन विधेयक को फ्रेंड्स लाया गया था कब? तो 1951 में लाया गया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति जो थे, पिछड़ा जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था और इसके अध्यक्ष काका साहब कालेलकर थे, काका साहब कालेलकर। चलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विधि आयोग, तो फ्रेंड्स ये कौन थे? तो श्री एमसी सीतलवाड़ थे, यहाँ पर एमसी सीतलवाड़ दिया गया। 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स क्या देखिए नियुक्त तो किया जाता है या किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, लेकिन राज्यपाल को हटाने का अधिकार इसको नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो देखिए वैसे तो राष्ट्रपति सबसे ऊपर है वरीयता क्रम में, और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसमें से तो देखिए जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी, उसके बाद यूपीएससी का जो अध्यक्ष है और भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इनकी वरीयता क्रम समान है। 9 कॉम में जो इनको रखा गया है, तो इन तीनों का एक समान है। तो पहले यही आता है और उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ये 14वें स्थान पर आता है। तो यहाँ पर आपका 100 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भारतीय संविधान से 300 किससे संबंधित है? 300 जो है ये मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है, ठीक है, वाद और कार्रवाई से संबंधित है, वाद और कार्रवाई का उल्लेख इसमें किया गया है, तो मुकदमा और कार्रवाई हो जाएगा। चलिए पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य जो है यहाँ पर देख लीजिए, राज्य जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर गठन करता है, तो यह राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उनसे 243 जो है इसी के अंतर्गत आगे मिलेगा आपको। और भी मणिपुर राज्य का गठन हुआ था, मणिपुर राज्य का गठन 1971 के तहत जो है, जो आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर राज्य का गठन मेघालय और त्रिपुरा राज्य के साथ 21 जनवरी 1972 को हुआ था। 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया? पंचायती राज में 29 विषय हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मैंने बता ही दिया था 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और इसमें सचिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए उसके बाद देखिए जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की सूची में रखा गया है, तो फ्रेंड्स इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। जो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स, संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्ट जो है 17 के तहत उल्लिखित है, तो ये समवर्ती में आएगा। देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? तो चुनाव मंडल में मैंने आपको बताया था कि जो भारत के जो दोनों संसद है, दोनों सदन उसमें निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और जो दिल्ली और पुदुचेरी है वहाँ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आप देखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है?
तो ये आपका 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है, चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत टैक्स लगाना समाप्त करना और उसके विनियमन में परिवर्तन, उसके बाद धन की उधारी का विनियमन करना और भारत की संचित निधि के धन के विनियोग करना और किसी व्यय को भारत जो है संचित निधि पर भारत, ये सब यहाँ पर देखिएगा, एक में भी है, दो में भी है, तीन में भी है, ठीक है। संचित निधि में भी है, एक सही राइट आंसर होगा इसका। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है बजट प्रस्ताव में खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय किस विषय से संबंधित है। तो देखिए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है या किस विषय से संबंधित है, तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, कहाँ पर आए थे हम लोग, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, इंदिरा साहनी बनाम भारत रत्न, तो ये आपका सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण से। देखिए मिलान करना एक तरफ पंचायती राज कमेटी है और दूसरा वर्ष, ये सब देख लीजिए, ये सब पंचायती राज समिति ही है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा, मिलान कर लीजिएगा। मिलान में बताता हूँ, मिलाइए 3, 1, 5, 2 और 4, मैं आंसर बता दिया, अब यहाँ से आप लोग मिलाइए। देखिए सी एच हनुमंत राव आपका 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पर 3 1984, ठीक है। 3, 1, 5, 2, 4, 3, 1, 5, 2, 4, तो सी एच हनुमंत राव 1984, जीवी के राव समिति ये आपका 1978, अशोक मेहता समिति 5 में देखिए 1900, जीवी के राव समिति एक ना हो जाएगा, ये 1985 हो जाएगा। अशोक मेहता समिति 1978, एल एम सिंघवी 1986 और बलवंत राय मेहता 1957, ठीक है। तो ये आप लोग मिला लीजिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करना है, कितना प्रतिशत वोट जो है हासिल करना है। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए इसके अनुसार क्या करना है कि उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीट प्राप्त हो, या फिर उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीट प्राप्त हो, इसमें प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न हो और एक गिना जाएगा, और ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों में चुने गए हो, या फिर उस दल को कम से कम 4 राज्यों के राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम। 6% मैंने बताया था ना कि कम से कम 6% मत, तो कहीं 6% यहाँ पर दिया ही नहीं गया है। 4 या 4 से अधिक राज्यों में लोकसभा के चुनाव या उन राज्यों के पिछले आम चुनाव कुल वैध मतों का कम से कम 6%, तो नहीं है यहाँ पर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से राधाकृष्णन जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक सार्थक क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले इसमें तार्किक सार्थक क्रम में आपको सजाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति हो जाएगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा, फिर आपका अध्यक्ष हो जाएगा लोकसभा का या जो भी हो, फिर यहाँ पर देखिए सांसद दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन जो है सही नहीं है। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इसमें से। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से अगर हम बात करते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2009 उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक तंत्र है, ठीक है, जिसमें जिला आयोग, राज्य आयोग और एक राष्ट्रीय आयोग शामिल है, और इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार एक जिला फोरम का गठन करेगी और यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम भी गठन कर सकती है। इस जिला फोरम के अध्यक्ष जो है योग्य जिला जज की योग्यता कम से कम 2 सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य अवश्य होंगी जिसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, और जिला आयोगों के क्षेत्राधिकार में शिकायतें आएंगी जहां वस्तु या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपए से ज्यादा न हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फोरम में महिला भी होगी, उचित समझे जिले में एक से अधिक फोरम की स्थापना भी कर सकेगा, ये भी सही है, इसलिए एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। कौन सा सही नहीं है, क्योंकि सारे सही हैं तो कोई भी इसमें गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। सही पुस्तक कौन सा सही है तो एक से अधिक होता है, कौन सा सही नहीं तो सारे सही है, इसलिए कोई भी गलत नहीं है इसमें। लेकिन निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स क्या किया गया था, सहयोग आंदोलन को, ठीक है, सहयोग आंदोलन को। चलिए कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ ब्रिटेन से लिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य का विधानसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम बात करते हैं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य और प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, एक से अधिक ऑप्शन डी में है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंध जो है ना, ये आपका कॉलेजियम प्रणाली, उसके बाद अगर बात करते हैं कॉलेजियम पद्धति से भी है, और यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन डी होगा इसका, एक से अधिक आंसर दिया गया है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है ना, तो इसलिए एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं हो, राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ऐसा पढ़ा था ना कि राष्ट्रपति की पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति नहीं रहने पर ये राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा मुख्य न्यायाधीश, अगर ये भी नहीं है तब कौन करेगा बताइए। तो इस कंडीशन में जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश करता है। देखिए भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचे यानी फेडरल सिस्टम का विचार कहां से लिया है, संघीय ढांचा कनाडा से लिया है, मैं कई बार आपको बता दिया कनाडा से लिया है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, पूरा हमारा मैराथन सेशन कंप्लीट हो गया, लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स प्लीज। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद की सीटों का आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ चौथी अनुसूची में है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस भारत विस्तृत है। सब लोग आंसर कमेंट करिएगा और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक आप जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। और देखिए कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा 2 प्रश्न और बन सकता है कि भारत की मुख्य भूमि जो है कितने कितने अक्षांशों के बीच में है। भारत की मुख्य भूमि जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांशों के बीच में फैली हुई है। अच्छा अगर प्रश्न बनेगा कि भारत की मुख्य भूमि कितने देशांतरों के बीच में है, ये तो अक्षांशों के बीच में फैली हुई है। अगर आपसे पूछा जाए देशांतरों के बीच में फैली हुई है तो याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री, ठीक है ना,
25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच में फैली हुई है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए ये आपका 1994 का क्वेश्चन है। अगर आज के संदर्भ में हम बात करते हैं, आपका 2011 की जनसंख्या का जो आखिरी आंकड़ा है, अंतिम आंकड़ा है, उसके अनुसार तो वर्तमान में जो है 17.5%, यानी कि 17.5% जनसंख्या है संपूर्ण मानव जाति का। ठीक है ना, तो ऑप्शन में तो 17.5 नहीं दे रखा है, आप याद रखिएगा यहाँ 17.5 के निकटतम दिया गया है, 17% जनसंख्या है, क्लियर। बट आप 17.5 याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। बताइए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्लियर, IST और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच अंतर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे का, आप सभी को पता है 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। चलिए और देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है भारतीय मानक समय कहा जाता है, और यह प्रयागराज के निकट नैनी से होकर के गुजरती है, इलाहाबाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसी प्रकार से मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स जो है घटना चक्र का 70 BPSC प्री 2024 के लिए कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिहार ज्योग्राफी वाला सेशन जरूर देख लीजिएगा। लेकिन निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? अच्छा, भारत जो है ये 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, इस चीज को याद रखिएगा। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे जो छोटी सीमा है वो आपका अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो यहाँ पर बांग्लादेश दे रखा है, और बांग्लादेश के साथ असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइजोल जो है, आइजोल, ठीक है ना, ये मिजोरम में पड़ता है, यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जबकि भोपाल जो है और रांची जो है ये कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत के किन राज्यों की सामान्य सीमा यानी कि कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कॉमन बॉर्डर है। तो ऐसा कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जिसके साथ ये कॉमन लैंड बाउंड्री शेयर करते हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। वैसे पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो है ये आपके लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। बांग्लादेश के साथ मैंने अभी आपको बताया था, बांग्लादेश के साथ असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा जो है ये आपके लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो कोई भी कॉमन बॉर्डर नहीं है। ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। हुंड्रू जो है एक तरह का जलप्रपात है, और फ्रेंड्स ये पड़ता है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए स्वर्ण रेखा नदी पर यह स्थित है हुंड्रू जलप्रपात, क्लियर, झारखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न नंबर कि भारत की सर्वोच्च चोटी है। अब इसका आंसर अलग अलग प्रकार से आएगा। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हिमालय पर्वत श्रेणी की पर्वतों की जो ऊंचाइयां हैं उससे संबंधित जो अगर हम बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट जो है आपका सबसे ऊंचा है, ये नेपाल में पड़ता है। उसके बाद देखिए गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको हम लोग K2 बोलते हैं, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना, तो गॉडविन ऑस्टिन ही इसका आंसर होगा। हम जो है इसको अपना भारत में मानते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि ये आपकी विवादित पीओके में है, लेकिन मैं मानूंगा कि वो भी हिस्सा हमारा ही है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच में होती है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच में होती है। तो फ्रेंड्स ये आपका 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग पर 5500 से लेकर के 6000 मीटर। ठीक है ना, और फ्रेंड्स महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से लेकर के 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस प्रकार से पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा आपका 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर है। तो यहाँ पर 4300 से 6000 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक, जो शिवालिक श्रेणी है उसके दक्षिणी भाग पर स्थित है। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रेणी है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, शिवालिक के दक्षिण में भाबर का मैदान है, शिवालिक के दक्षिण में भाबर, ठीक है ना, भाबर का मैदान है, जिसे शिवालिक का पर्वतपदीय प्रदेश माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शिवालिक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी या वह हिमालय का निर्माण ये जो है आपका हुआ है किसमें? तो प्लियोसीन युग, यानी कि जिसको कि सेनोजोइक महाकल्प युग भी कहा जाता है। प्लियोसीन, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लियोसीन युग, ठीक है ना, या फिर सेनोजोइक महाकल्प में। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेनोजोइक में दिया गया है, सेनोजोइक महाकल्प, प्लियोसीन भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत, देखिए अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। ठीक है, हिमालय पर्वत भारत का अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए सेनोजोइक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक यानी कि फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में, बताइए आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की भौतिक इकाइयों का आरोही क्रम जो होगा वो आपका तटीय मैदान, ठीक है ना, वो आपका हो जाएगा तटीय मैदान। तो तटीय मैदान यहाँ पर है, उसके बाद आपका केंद्रीय उच्च भाग, उसके बाद आपका महान मैदान और फिर आपका उत्तरी पर्वत। ठीक है ना, तो 1, 3, 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की क्रम में जो है व्यवस्थित करना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दक्षिण की ओर उत्तर से, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है, बताइए। तो सिंपल सा है, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर। ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपका लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर, इसका उत्तर से दक्षिण की क्रम क्या होगा? दक्षिण के क्रम में सबसे पहले आपका काराकोरम होगा। ठीक है ना, उसके बाद आपका लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद आपका जास्कर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका पीर पंजाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम आपका हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो यहाँ पर देखिए दूसरा, उसके बाद पहला, फिर आपका चौथा और तीसरा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें से? 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखिए छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार की बात करते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसमें विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है और मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है और इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलता है। पठार के ढाल तीव्र स्कार्पिक रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक तरह का अग्रगंभीर है, ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ठीक है ना, 4 कथन है और यहाँ पर आपको इन कथनों में से सही कथन कौन सा है वो आपको चुन करके बताने हैं। चलिए यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारा स्टेटमेंट पढ़िए। कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। बिल्कुल यहाँ पर सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट की त्रिकोणीय अभिसरण के परिणाम स्वरूप हुई है, तो ये गलत दिया गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 1, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, बताइए कौन सा इसमें से मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो है इसमें से मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहा है भुवन पहाड़ियां। देखिए भुवन पहाड़ियां असम के बराक घाटी में स्थित है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां, यहाँ पर आप देख सकते हैं गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां ये मेघालय पठार का अंश है, मेघालय पठार के भाग हैं। और भुवन पहाड़ी मैंने अभी आपको बताया है कि ये असम के बराक घाटी में स्थित है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है, बताइए इल्मेनाइट किसका खनिज है। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका टाइटेनियम का है, ठीक है ना, टाइटेनियम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की तटरेखा, देखिए भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई जो है 5422.6 किलोमीटर है, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ 5422.6 किलोमीटर है भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई, और मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई जो है ये आपका 2094 किलोमीटर है। इस प्रकार से अगर बात करें तो भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीप के साथ भी अगर मिला लें जो आइलैंड है उसके साथ भी, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। आप एक बार इनको जोड़ करके देख लीजिए, ठीक है ना, तो इसको आप एग्जैक्ट याद रख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई भी राइट आंसर इसमें से नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहा जाता है सह्याद्री, ठीक है ना, सह्याद्री कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक दर्रा है उमलिंग ला दर्रा, नाम याद रखिएगा इसका, क्या नाम है, उमलिंग ला दर्रा, ठीक है ना, उमलिंग ला दर्रा यह जो है दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है, या दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है, ठीक है ना, और ये लद्दाख में पड़ता है। क्लियर, पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला क्षेत्र में है। क्लियर। अच्छा यहाँ पर वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर, अगर निम्नलिखित में से पूछता तब तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, लेकिन वह दर्रा जो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, ठीक है ना, तो ये दर्रा जो है फ्रेंड्स कौन सा है, तो इसका नाम याद रखिएगा, इस दर्रा का नाम है यांगजी दीवान, ठीक है ना, यांगजी दीवान, यहाँ मैं लिख देता हूँ यांगजी दीवान, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित जो दर्रा है ये यांगजी दीवान है, ऊपर में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है, जवाहर सुरंग का निर्माण, तो फ्रेंड्स ये होगा आपका बनिहाल दर्रा के, ठीक है ना, बनिहाल दर्रा के, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बनिहाल दर्रा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है, जवाहर सुरंग, तो अभी मैंने आपको बताया जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है, तो बनिहाल दर्रा, ठीक है, तो बनिहाल दर्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, लक्षद्वीप टापू जो है ये आपका अरब सागर में है, ठीक है ना, अरब सागर में द्वीप का समूह है एक, और यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पर आपका लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या जो है ये 36 है, ये आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भारत में है ये, ठीक है, दक्षिण पश्चिम भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रवाल उत्पत्ति का है, ठीक है ना, प्रवाल उत्पत्ति का है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था 36, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह जो है किसका अंग है, विदर्भ। तो फ्रेंड्स विदर्भ जो है महाराष्ट्र राज्य का उत्तरी पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है, तो ये महाराष्ट्र का अंग है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है निम्नलिखित में से पूछ रहा है। वैसे 2021 वाला फॉरेस्ट रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, तीसरा छत्तीसगढ़ का है, तो मध्य प्रदेश नहीं है, दूसरा नंबर का यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, और निम्नलिखित वर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, तो इन्हीं में से बताना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित किस पहाड़ पर, तो किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है, पूर्वी पश्चिमी घाट का मिलन होता है, तो ये जो है आपका नीलगिरी पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, ठीक है ना, डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से देखिए कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है, गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करता है, तो फ्रेंड्स ये विंध्याचल श्रेणी है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी दक्षिण के मध्य उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है, और यह पर्वत गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है, तिब्बत सीमा से उत्तराखंड का कौन सा जिला, तो देखिए फ्रेंड्स उत्तराखंड का अगर हम बात करते हैं तो 3 जिला, पिथौरागढ़, ठीक है ना, चमोली और उत्तरकाशी। पिथौरागढ़ यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है, पिथौरा इस तरह से होगा, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली ये आपके तिब्बत से लगते हैं, अल्मोड़ा नहीं लगता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और पिथौरागढ़ जो है नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ सीमा साझा करता है, ये पिथौरागढ़ जो है नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और तिब्बत के साथ भी सीमा साझा करता है। क्लियर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, यहाँ लिखता हूँ चंपावत और उधम सिंह नगर, ये जो है आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, और पिथौरागढ़ तो दोनों में कॉमन हो गया, तिब्बत से भी और नेपाल से भी। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, पूर्व की ओर, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें अगर हम बात करते हैं तो पूर्व की ओर प्रवाहित जो नदी नहीं होती है वो कौन सी है, तो फ्रेंड्स देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व की ओर, ठीक है ना, तो यहाँ पर नर्मदा हो जाएगा और गंगावेली हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और ये अरब सागर में गिरती है, तो एक सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है, यानी कि सहायक नदी है, तो भीमा जो है ये आपका कृष्णा की है, कृष्णा की और भी सहायक नदियां हैं जैसे कि कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है, तो यहाँ पर देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं, बिल्कुल इनका कोई हिमालयी स्रोत नहीं है, और ये नदियां युवा बलित पर्वत से होकर के बहती हैं और अभी भी युवा अवस्था में है, नहीं ये आपका नहीं होगा, ये हिमालय वर्ष से नहीं निकलती हैं, और नदियों में छोटे छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल सही है, तो 1 और 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है, तो काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है, आपको पता है ना, इसमें कपास की खेती अच्छी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो सर्वाधिक आपका ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है ना, बाकी कर्नाटक, गुजरात यहाँ पर भी पाई जाती है। क्लियर। कर्नाटक में भी पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है, तो इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर ना। आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, तो यहाँ पर एक से अधिक राइट आंसर होगा क्योंकि कर्नाटक और गुजरात यहाँ पर दे रखा है। चलिए इसको देखिए 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था 2020 में, तो 2020 में जो है सबसे ज्यादा चावल का, धान का, और चावल के उत्पादन में अब एक नया राज्य उभर करके आया है, हम लोग पश्चिम बंगाल पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब आपको आज से तेलंगाना याद रखना है, ठीक है ना, तेलंगाना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपको पता है ना कि राजस्थान जो है उसका खेतड़ी बेल्ट, ठीक है, याद है, तांबा उद्योग के लिए फेमस है।
चलिए, तो यहाँ पर आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं? तो मध्य गंगा मैदान के ये भाग में सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग केंद्र है? उद्योग का केंद्र है। इसमें से उद्योग का केंद्र जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा हो जाएगा। भीलवाड़ा जो है ये आपका वस्त्र उद्योग का केंद्र है, राजस्थान में है और यह एक तरह का वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो उद्योग का केंद्र कौन सा है? तो आपका भीलवाड़ा। ठीक है, वस्त्र उद्योग का। चलिए, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित है? सबसे कम, ठीक है ना, वन क्षेत्र आच्छादित है। तो सबसे कम यहाँ पर पूछा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम वनावरण चंडीगढ़ में है। ठीक है ना, सबसे कम चंडीगढ़ में है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी, तो ये शिवालिक श्रेणी का भाग है। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का भाग है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी या बाह्य उप हिमालय का एक भाग है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी जो है इसमें से कौन सी है? तो ये आपकी इलायची की पहाड़ी है, इसको कार्डेमम पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, ठीक है ना, तो सबसे बड़ा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, उस समय बिहार था ना, तो दरअसल हुआ था क्या कि जनसंख्या, ये प्रश्न देखिए 2008 का है। दरअसल हुआ था क्या कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था और आपका भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से। फिर तेलंगाना के गठन के बाद ये आपका हो गया 13वां। ठीक है ना, फिर जब जम्मू कश्मीर जब अलग हो गया ना, मतलब राज्य का दर्जा से हटा लिया गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो पुनः ये 12वां हो गया है। इस प्रकार से आज के संदर्भ में भी इसका आंसर बिहार ही होगा। चलिए, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? द्रविड़ियन प्रजाति जो है ये आपका भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है और इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु ये सब प्रमुख है। ठीक है, तो ये आपका दक्षिण भारत हो जाएगा। लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? किस राज्य में? तो फ्रेंड्स देखिए, 2011 का जो जनगणना है उसके अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा दे रखा है। उसके बाद देखिए, भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? भील जाति, तो भील जनजाति भारत की गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इन सब जगहों पर मेनली पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र दे रखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? सही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आप भील गुजरात, अभी जैसे मैंने आपको बताया गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु और तोड़ा केरल नहीं होगा, तोड़ा भी तमिलनाडु ही होगा। ठीक है, तो ये केरल नहीं होगा, तमिलनाडु होगा। तो ये आपका सही सम्मिलित नहीं है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितना से कम होती है? तो जहाँ पर भी शुष्क आपके जो अर्धशुष्क भाग है वहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो होती है ये 75 सेंटीमीटर से कम ही होती है। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। और वहाँ जो खेती की जाती है उस खेती को शुष्क भूमि कृषि कहा जाता है। चलिए, और देखिए प्रायद्वीपीय पठार की वृष्टि छाया प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है। जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसका जो क्षेत्र है प्रदेश से वृष्टि छाया, ठीक है ना, वहाँ पर शुष्क कृषि की जाती है। देखिए, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इंदिरा गांधी नहर ये निकलती है हरिके बैराज से, पंजाब से। ठीक है ना, और राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर के लगभग ये समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आपका हरिके बैराज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? लेकिन नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उनका विकास पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान पर केरल, कर्नाटक, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हुआ है। इसका विकास पूर्वी घाट पर नहीं हुआ है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो देखिए, दंडकारण्य का क्षेत्र जो पड़ता है ना, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, फिलहाल आप बताइए कि ये जो आपका इंद्रावती और सबरी है किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, ये नदी जो है ये आपकी गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मौसम के प्रदर्शन से संबंध है? तो वायुमंडलीय विशेषताएं जो भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है ये आपका उष्णकटिबंधीय पूर्वी जटिस्ट्रम है। उसके बाद देखिए, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसको कि ITCZ कहा जाता है, ITCZ है, तिब्बती उच्च लानिना। तो यहाँ पर सभी राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है? मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है? तो इनको मैतई कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, मैतई कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2023 में पूछा गया है। लिखा पानी जो हिमनद है, तो फ्रेंड्स लिखा पानी जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के संदर्भ में, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर चर्चा किया था पहले ही, ये आपके मध्य गंगा के हिस्से हैं। चलिए देखिए, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो जोग, शरावती, कपिलधारा, कावेरी। ठीक है ना, उसके बाद धुआंधार जो है आपका धुआंधार ये आपका गोदावरी नहीं होगा। ठीक है, धुआंधार नर्मदा पर है। कपिलधारा जो है ये कपिलधारा ये भी आपका नर्मदा पर है। ठीक है ना, और जोग, शरावती ये आपका सही दिया गया। तो पूछा गया कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है? बी और सी, यानी कि एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से अगर हम दक्षिण व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम, फिर काकीनाडा। ठीक है, विशाखापट्टनम हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा काकीनाडा, काकीनाडा हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, काकीनाडा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? मछलीपट्टनम और नागीपट्टनम। ठीक है ना, तो आपका 2 और 3 हो जाएगा, 4, 1, 2 और 3। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? नहीं पूछा गया, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। युवा बलित पर्वत नहीं है। अच्छा, बलित पर्वत ये पर्वत है पृथ्वी के ऊपरी भागों में वलन के फलस्वरूप बने हैं और ये भी 2 प्रकार के, एक नवीन बलित पर्वत है और एक प्राचीन पर्वत है। ठीक है ना, नवीन बलित पर्वत जैसे कि हिमालय, आल्प्स ये सब हो गया, और प्राचीन बलित पर्वत जो होगा ये अरावली, अल्पेशियन, यूराल ये सब हो गया। ठीक है ना, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है युवा बलित पर्वत नहीं है, यानी कि नवीन बलित पर्वत हिमालय और आल्प्स हैं। ठीक है, तो और बाकी जो है पुराने वाले जो प्राचीन है उसमें आपका अरावली हो गया, उसके बाद अल्पेशियन हो गया। तो वैसे ही एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो अरावली, अल्पेशियन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है? किसकी न्यून हिमरेखा? हिमरेखा से तात्पर्य पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा जिसके ऊपर अस्थायी बर्फ अवश्य होती है। ठीक है ना, और जिस कारण से वहाँ कोई वनस्पति नहीं उगती है। तो इसमें से देखेंगे तो आल्प्स क्षेत्र की हिमरेखा इसमें से न्यून है। ठीक है ना, आल्प्स क्षेत्र की। चलिए उसके बाद देखिए, कर्क रेखा के द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। कर्क रेखा के द्वारा, कर्क रेखा के द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो फ्रेंड्स ये आपका मालवा का पठार का। ठीक है ना, मालवा का पठार यह मध्य भारत से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और रेखा भारत के 8 राज्यों से, मैंने बताया था आपको। ठीक है ना, और इसके द्वारा सर्वाधिक आच्छादित जो क्षेत्र है ये मालवा का पठार है। चलिए उसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर के गंगा नदी बनाती है? बताइए, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर के गंगा नदी बनाती है? तो फ्रेंड्स ये बनाती है देवप्रयाग में। ठीक है ना, देवप्रयाग में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है? तो सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र जो है ये आपको इसमें से निम्नलिखित में से पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से किसका होगा बताइए?
तो निम्नलिखित में से आपका पोनानी का हो जाएगा, ठीक है ना, पोनानी का। चलिए भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना ये नदी कहलाती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तेल नदी निम्नलिखित नदी में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो देखिए तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है ना। तो महानदी तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में इसमें से कौन सी नदी गिरेगी? तो फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे बताया था कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये और भी दोनों हो जाएगा, ठीक है, ये और भी दोनों हो जाएगा। ये लूनी, नर्मदा, ताप्ती अरब सागर में जाकर के गिरती है। चलिए निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो गंगा नदी घाटी का भाग जो है इसमें से कौन सी नदी है? तो फ्रेंड्स ये बराकर है और उत्तरी कोयल है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बराकर है और उत्तरी कोयल है, ठीक है ना। तो बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदी है। इस प्रकार से आपका एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिला में होता है? तो सोन और गंगा का संगम जो होता है ये आपका पटना में होता है। चलिए निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? बताइए। तो इसमें से आप देखेंगे उत्तरकाशी नहीं है, उत्तरकाशी नहीं है इसमें से। बाकी फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, ठीक है ना, उत्तरकाशी नहीं है। उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी नदी से है। चलिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? बताइए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आपका भारत में जो है देश में लगभग 90% से अधिक कोयला का भंडार और उत्पादन गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान होता है इसमें। और गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है, सोन घाटी कोयला क्षेत्र है, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र है, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र है, वर्धा कोयला क्षेत्र भी है, राजमहल कोयला क्षेत्र और भी है। तो यहाँ पर दामोदर, महानदी, सोन एक से अधिक राइट आंसर होगा। चलिए भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चीनी उद्योग के बारे में 2023 का क्वेश्चन है। देखिए उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नहीं अब हाँ बिल्कुल, अगर इसमें हम बात करते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पहला स्थान पर हो गया उत्तर प्रदेश। पहले क्या था ना, महाराष्ट्र आगे निकल गया था। अभी जो नया जून वाला रिपोर्ट देखेंगे ना तो उसमें पाएंगे कि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। तो ये तो गलत हो गया, दूसरा दिया गया। या वजन कम करने वाला उद्योग, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये आपका वजन कम करने वाला उद्योग है, ठीक है ना। वजन घटाने वाला उद्योग है ये आपका गन्ना उद्योग, चीनी उद्योग। महाराष्ट्र देश में अग्रणी है, ये अब उल्टा हो गया है, एक बदल गया है, मतलब एक पर उत्तर प्रदेश, दो पर महाराष्ट्र, ये भी गलत हो गया। तो केवल बी यहाँ पर अब आज के संदर्भ में सही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर सुधार लेंगे तो महाराष्ट्र जो है अग्रणी नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश बना लीजिए और यहाँ अगर आप महाराष्ट्र बना लेंगे तब इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो फ्रेंड्स देखिए भारत में मानसून के समय में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति 10 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए और चक्रवात जो है एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसमें हवाएं अंदर की ओर घूमती रहती हैं, ठीक है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त यानी कि प्रोन नहीं है भूस्खलन? तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो आपका हो जाएगा पूर्वी घाट, ठीक है ना। पूर्वी घाट हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। ये पूर्वी घाट जो है भूस्खलन प्रकृति नहीं है। भूस्खलन प्राकृतिक आपदाएं हैं जो मुख्य रूप से आपके पहाड़ी वाले ब्लॉकों में होती हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र कटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ये आपका है तमिलनाडु तट यानी कि कोरोमंडल तट, ठीक है ना, कोरोमंडल तट जो कि सबसे अधिक इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो और गहरे चैनल बनाता है, इसको क्या तो ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये गली कटाव, ठीक है ना, इसको बोलता है गली इरोजन, ठीक है ना। गली कटाव और चंबल बेसिन में पाया जाता है जहां इसे खड़ कहा जाता है, जहां पर इसको खड़ कहा जाता है, ठीक है ना, खड़ कहा जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कहां अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहां पर होती है? तो फ्रेंड्स होती है ये आपका कोरोमंडल तट पर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि फल एवं सब्जियों की खेती कहलाती है? तो फल और सब्जी की खेती क्या कहलाती है? फ्रेंड्स इसको कहा जाता है बागवानी, ठीक है ना, बागवानी कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर इसको कहा जाता है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है और अंगूर की खेती कहलाती है विटीकल्चर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है और केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में इसको एक सामान्य घटना माना जाता है, इसे स्थानीय रूप से जाना जाता है मैंगो सावर्स के रूप में। याद रखिएगा मैंगो सावर्स, और ये मैंगो सावर्स वर्ड आपको आगे मिलेगा जहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर के गलत आंसर कमेंट करेंगे। तो ये पूरा स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण जो होता है ये आपका होता है किसके द्वारा? सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर विकिरण में जो दीर्घ तरंग है, ठीक है ना, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? ये आप देख सकते हैं 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए सूखा स्थान इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे सूखा स्थान इसमें हो जाएगा आपका लेह हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु इनकी जलवायु की भिन्नता का कारण पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इनकी भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ठीक है ना, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। समुद्र तल से ऊंचाई जो है अलग अलग है इनकी, इसीलिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र आ गया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसके बारे में। तो फ्रेंड्स ये आपका आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है और यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो यहाँ पर एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा इसका। भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है किस प्रांत में है? तो भरमौर जो है ये आपका कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। कश्मीर में देखिएगा हिमाचल प्रदेश जाएगा। अगला प्रश्न कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पहलगाम जो बसा हुआ है ये आपको बचा हुआ है लिद्दर के किनारे, ठीक है। लिद्दर ये झेलम की एक सहायक नदी है। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? राजस्थान की इसमें से हलिकर नहीं है, ठीक है ना, हलिकर इसमें से नहीं है, ये कर्नाटक की एक तरह की नस्ल है। चलिए निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ये कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये आपका तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक जो होगा ये कौन सा हो जाएगा बताइए? तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हो जाएगा तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये आपका राजस्थान में है ना, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसको जो है नाहवा सेवा भी कहा जाता है ना, ये आपका है महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो फ्रेंड्स ये आपकी होती है सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिम का मानसून से, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। चलिए राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, कारण क्या है? यहाँ पर सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए यहाँ पर कारण क्या है? ऑप्शन ई जो है ना ऊपर में से कोई नहीं, ऊपर में से एक से अधिक है, नीचे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 67 बीपीएससी का प्रश्न है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण ठंडा होने की आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? ईंट बनाने के लिए, ब्रिक्स के लिए? तो लैटेराइट मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखिएगा कि दुमट्टी यानी कि लो मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो फ्रेंड्स इसमें बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, ये सारे कण मिलते हैं, ठीक है ना, ये सारे कण मिलते हैं।
गाद के कण भी यहाँ पर मिलते हैं। तो सभी प्रकार के देखिएगा कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, सबसे ज़्यादा पानी मिलता है किसमें, पौधों को, तो फ्रेंड्स ये चिकनी मिट्टी में मिलता है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो बिहार के क्षेत्र में त्रिवेणी नहर से होती है, ठीक है ना, पश्चिमी चंपारण से निकाली गई है। आगे आपको मिलेगा गंडक से। चलिए, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक की चुनिए। देखिए, उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीच बिल्कुल सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो होगा आपका सभी चारों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, तो यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे कुशल सिंचाई, गुणवत्ता बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरक का प्रयोग, तब देखेंगे कि इसका भी एक अधिक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है उत्पादकता बढ़ाने के लिए। देखिए, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है किससे, तो सभी प्रकार की कृषि से है। हरित क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति सबसे। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से। देखिए, काली क्रांति किससे संबंधित है, काली क्रांति, तो फ्रेंड्स ये आपके कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा, कच्चा तेल उत्पादन से। ये नीली क्रांति था। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, और अधिकतम धान उत्पादक राज्य, चावल उत्पादक तेलंगाना हो गया है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होती है, तो उत्तर प्रदेश में। सबसे जो है भारत के गन्ना का सबसे ज्यादा पैदा कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। तो इन सभी दो राज्यों का कॉम्बिनेशन दिया गया है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश। अच्छा, बिहार में जो पश्चिम चंपारण जिला है ना, पश्चिम चंपारण, यहाँ पर गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए, भारत के एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन करता है, तो अभी एक केंद्रशासित प्रदेश बन चुका है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। लेकिन निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है, लेकिन नहीं पूछा गया है नगदी फसल, तो इसमें से आपका ज्वार नगदी फसल नहीं है, बाकी जूट, मूंगफली, गन्ना ये नगदी फसल है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लॉ एस्क से संपन्न है, लॉ एस्क से, तो लॉ एस्क से यहाँ पर आप देखेंगे उड़ीसा हो जाएगा और मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से लॉ एस्क में से बेलाडीला खान है, किसका खान होता है बेलाडीला, तो बेलाडीला की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ में है और ये हेमेटाइट के लिए। चलिए, झारखंड में कोयला की खानी स्थित है, तो झरिया में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भूमिगत कोयला का दहन किस राज्य में होता है, तो झारखंड में होता है। उसके बाद देखिए झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है, झरिया में मुख्यतः कोयला है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें, ठीक है, और उनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए, बताइएगा इसमें से आप आंसर बताइए। तो देखिए, निम्न कोटि का कोयला कोयला संचालन में बाधा, बिल्कुल सही है। धुलाई संस्थानों की उपयोग की क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन कीमत, ये सभी होगा 1 2 3 4 कहाँ पर, ऑप्शन बी में रखा है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर है, सबसे पुराना तेल का भंडार जो है ये दिग्वई असम में है, ठीक है ना, दिग्वई असम में है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र घाटी का ये तेल भंडार है और ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है, दिग्वई असम में। देखिए, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट, तो ये 1973 में पैदा हुआ था, ठीक है ना, जब आपका तेल निर्यातक देश ओपेक थे, उन्होंने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना जो है वृद्धि अचानक कर दिया था ओपेक ने, ठीक है ना। तो ये आपका 1970 और 80 के दरमियान हुआ था। निम्न राज्य में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है, सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक, बताइए सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक इसमें से कौन सा है, बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा। तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से आपका हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है कर्नाटक, ठीक है। चलिए, कर्नाटक सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है, ये जून 2024 के आंकड़े के अनुसार बता रहा हूँ मैं। पवन ऊर्जा में आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, और टोटल अगर नवीकरणीय ऊर्जा में पूछेगा कि किसका सबसे ज्यादा उत्पादन है, टोटल जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन है उसमें गुजरात आगे है। चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय ऋणता, ठीक है ना, इसके निम्नलिखित कारण पर विचार करना है और राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा, आप देख लीजिए एक बार, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली विक्रय, प्रसारण और संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती हैं राज्य विद्युत बोर्डों के लिए, वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी है और राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिदान नीतियों की, तो इसमें से आपका सभी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए इसको। चलिए, इसको देखिएगा कि टिस्को संयंत्र किसके नजदीक है। अच्छा, टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी, ठीक है ना, याद रखिएगा, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, और ये आपका राइट आंसर इसमें से आपका टाटा नगर हो जाएगा। चलिए, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो डालमिया जो है ये सीमेंट के लिए फेमस है। चलिए, उसको देखिए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है, तांबा उद्योग इसमें से आपका खेतड़ी में है राजस्थान में, ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा, ये झुंझुनू जिला में पड़ता है। चलिए, टीटागढ़ जो है कागज के लिए फेमस है, आपको भी पता होगा, टीटागढ़। तारापुर जो है आपका ये परमाणु ऊर्जा के लिए, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए फेमस है, तो ये तांबे के लिए। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये आपके जो महानगर के जो आपके राजमार्ग हैं उनको जोड़ने का है, ठीक है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है कहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये मिलती है आपकी अनाईमुडी में। भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है, एल नीनो के कारण जो है आपकी कम वर्षा होती है ना, शायद सामान्य वर्षा कम वर्षा हो जाएगा, सूखा वाला कंडीशन। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है, तो पूर्वी छोर पर आपका नामचा बरवा, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, नामचा बरवा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरबन क्षेत्र में है, सुंदरबन में, तो ये आपका हो जाएगा इसमें से मैंग्रोव है, ये सघन मैंग्रोव वन है सुंदरबन। चलिए, उसके बाद देखिए कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो कांटेदार जंगल की बात करते हैं तो ये शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इस प्रकार के जंगल आपके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट, दक्कन के पठार वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है, गुजरात के पूर्वी ढलान पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट इन सब एरिया में। चलिए, देखिए कैगा जो है एक तरह का आपको पता है, कैगा जो है ये आपका क्या है, तो परमाणु शक्ति संयंत्र है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो मंगलौर के निकट यह न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, ठीक है ना, ऑप्शन ए। चलिए, उसके बाद देखिए हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो हरित क्रांति के कारण आपको पता है सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुआ है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों का सही क्रम पहचानना है, ध्यान रखिए घटते क्रम में, ठीक है ना, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में अगर हम बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य जो है ये आपका उत्तर प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान, पंजाब और फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है, तो सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी किस राज्य में फ्रेंड्स बताइए, सबसे ज्यादा मेघालय में है, मेघालय में। उसके बाद देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से क्या उपलब्ध है, तो यहाँ पर चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण है ये। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो फ्रेंड्स ये आपका 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो अटल टनल जो है ये आपको पार करती है किसको, तो फ्रेंड्स ये पूर्वी पंजाब को, याद रखिएगा अटल टनल 9.02 किलोमीटर, ठीक है ना, ये आप लेंथ इसका याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा
कि हाँ कि निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेन जो है राजधानी ट्रेन कौन से अधिकतम दूरी तय करती है, मतलब कि इसमें से किस नंबर की राजधानी ट्रेन जो है वो सबसे अधिकतम दूरी तय करती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये राजधानी एक्सप्रेस जो है ना ये आपका त्रिवेंद्रम सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन तक यानी कि दिल्ली तक, यहाँ ऑप्शन भी होगा। अच्छा ये तो राजधानी ट्रेन पूछ लिया था, वैसा पूछता सबसे लंबी दूरी वाला जो ट्रेन है ये विवेक एक्सप्रेस है, ठीक है ना। चलिए कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था। तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा जो स्पीड पोस्ट है इसकी शुरुआत किया गया था 1986 में, ठीक है ना। चलिए देखिए भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव कब हुआ था। तो दूरभाष का प्रादुर्भाव हुआ था आपका 1851 में, ठीक है ना, 1851 में। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। 1851 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी ने जो है इसने कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद, कराची वगैरह में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए थे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि पाट रीजन जो है ये अवस्थित है, पाट रीजन। तो पाट रीजन जो है ये छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है यानी कि झारखंड में। चलिए देखिएगा कि झुमरी तलैया एक रेडियो पर जो है गीत था उसमें फरमाइश के लिए प्रसिद्ध था बड़ा, किस राज्य में स्थित है। तो झुमरी तलैया जो है ये आपका झारखंड में पड़ता है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम बताना, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इसमें से आपका सबसे पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और फिर बिहार आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, 3 4 1 2। अभी एक बार देख लीजिए। चलिए देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र। तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का जो जिला है सबसे बड़ा वो आपका कच्छ गुजरात का है, पहले नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर लेह लद्दाख है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि असम कुल मिलाकर के कितने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो असम जो है ये आपकी 7 राज्य से घिरा हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार से कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। चलिए तो ये आपका 7 हो जाएगा। देखिए गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ के, गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं। तो फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश का, ऑलरेडी ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था जब मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो गद्दी हिमाचल प्रदेश की है। चलिए उसके बाद देखिए बोडो निवासी है। तो बोडो जो है, बोडो ये मैनली जो है आपको ये आपके पता है ना कि गारो पहाड़ी राइट आंसर हो जाएगा इसका, और ये असम में मैनली पाए जाते हैं। चलिए गारो जनजाति असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय इन सभी जगहों पर पाई जाती है। चलिए गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि के सतह के नीचे लगभग कितना है। तो ओल्डाम के अनुसार गंगा के जलोढ़ नीचे की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक है, ठीक है ना, ओल्डाम के अनुसार। और ग्लेनी यहाँ मैं लिख देता हूँ ओल्डाम के अनुसार, ठीक है। और ग्लेनी के अनुसार, और ग्लेनी के अनुसार अगर बात करते हैं ग्लेनी के अनुसार तो ये आपका 2000 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6000 मीटर तक। चलिए भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी होगी। तो फ्रेंड्स ये गंगा नदी हो जाएगी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, गंगा नदी के किनारे। तो फ्रेंड्स ये कानपुर हो जाएगा। चलिए तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है, सिंधु भी है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर के निकट जो है वहाँ से निकलती है, सतलज भी है और सिंधु भी है, ठीक है। तो ऊपर सभी हो जाएगा। मानस नदी किसकी उपनदी है। तो मानस जो ऑब्वियसली आपको पता है इसमें से कौन सी नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। लेकिन निम्नलिखित के तुलना के आधार पर हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करना है। अधिकांश हिमालय नदी 12 मासी होती है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करती है। बिल्कुल यहाँ पर ये करेक्ट दिया गया है, ठीक है। और हिमालय नदी ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते अधिकरण के कारण बनती नहीं, हिमालय नदी ज्यादा होता है, ठीक है। ये वाला गलत दिया गया। तो पहला और दूसरा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए कौन सी नदी जो है आपका फॉल्ट ढाल से होकर बहती है, यानी कि भ्रंश द्रोणी से। तो भ्रंश द्रोणी से बहती है नर्मदा नदी से, ठीक है ना, याद रखिएगा नर्मदा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, तो पश्चिम की ओर आपका नर्मदा है और ताप्ती है, ठीक है। और कोई नदी है क्या, ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए राप्ती ये घाघरा की सहायक नदी है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो कावेरी नदी आपके निकलती कहाँ से है। तो कावेरी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइए। कर्नाटक के कोडगु जिले के ब्रह्मगिरी श्रेणी से तल कावेरी से निकलती है ये, ठीक है ना। और ये आपकी बहती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है। तो सोन और नर्मदा और महानदी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सोन नर्मदा तो है आपका अमरकंटक से, जबकि महानदी निकलती है धमतरी के सिहावा पहाड़ी से, ठीक है ना। तो ये सिहावा से निकलती है महानदी, और बाकी सोन नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। तो इसमें से एक तो कोई आंसर होगा नहीं। दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर आपको छोटा नागपुर पठार की पहाड़ी से निकलती है। चलिए निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी नहीं है, यानी कि आपका भूबंधित नदी है, नहीं है नदी है। तो भूबंधित इसमें से लूनी नदी है, आपको भी पता है, ठीक है ना, लूनी नदी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न नदी में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी कि मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स क्या है। तो ये कोसी नदी है और इसके कारण इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलिए देखिए दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए दामोदर जो निकलती है ना, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा ये छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। डकन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ है, डकन ट्रैप पठार का गठन। तो फ्रेंड्स इसका गठन हुआ आपका क्रिटेशियस काल में, ठीक है ना, क्रिटेशियस काल में, याद रखिएगा डायरेक्टली। चलिए देखिए पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी और अंडमान निकोबार में। तो उष्णकटिबंधीय ये सदाबहार वन है, ये आपको याद रख लेना, मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है, यानी कि 75% से कम होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो 75% से अधिक इसमें से अगर बात करते हैं तो नागालैंड में नहीं है, ठीक है ना। 75% से अधिक इसमें से नागालैंड में नहीं है। और मध्य प्रदेश में अगर बात करते हैं तो कितना होगा बताइए। तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश भी होगा, 75% से अधिक नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर ई राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर में से 1 से अधिक है, ठीक है। मिजोरम में आपका 76% है, सॉरी मेघालय में 76% है और मिजोरम में आपका 84% है, जो कि सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं और यहाँ से आपका आंसर बताना है। 3 स्टेटमेंट है। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थवादियों के लिए जाना जाता है, ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना, ये आपका गलत दिया गया है। और शिवालिक बाह्य हिमालय जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, तो पहला और तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के एक राज्य की निम्न विशेषता है और उस राज्य का नाम आपको बताना है, सटीक राज्य का चुनाव करना है। इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क है, इसका मध्य भाग में कपास की खेती होती है, खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों की प्रमुखता दी जाती है। बताइए कौन सा राज्य है। तो ये राज्य जो है आपका गुजरात हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बिहार की भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है, सबसे नवीनतम। तो सबसे नवीनतम इसमें आपका हो जाएगा बिहार का मैदान, ठीक है ना, बिहार का मैदान। दक्षिण पूर्व का धारवाड़ शैल सबसे प्राचीनतम है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का। तो फ्रेंड्स ये आपका इसमें से पाया जाता है पूर्णिया और पटना जिला में, ठीक है ना, पूर्णिया और पटना जिला में। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन सीमित है, जिसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा।
आम्र वर्षा मैंगो सावर, मैंने बताया था ना मैंगो सावर के बारे में, ठीक है। तो देखिए मैंगो सावर कर्नाटक और केरल में अप्रैल महीने में तड़ी जनजात के समय होने वाली वर्षा है, जिसको कि हम लोग चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ठीक है ना। और मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। एक मिनट रुक जाइए, कर्नाटक और केरल में तड़ी जनजात के साथ वर्षा होती है अप्रैल महीने में, उसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, और मई महीने में जो है उसको आम्र वर्षा कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन में तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, निम्न राज्यों में से किस राज्य में विंटर के मौसम में बारिश होती है? तो विंटर के मौसम में बारिश तमिलनाडु में होती है, ठीक है ना, तमिलनाडु में होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, चेरापूंजी अवस्थित है तो मेघालय में, मौसिनराम भी मेघालय में ही है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर मिलान करना है, तो बाढ़ आपका हो जाएगा, बताइए, बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात। तो बाढ़ आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में, भूकंप आपका हो जाएगा हिमालय के यहाँ पर देखिए गिरिपथ प्रदेश में, सूखा हो जाएगा आपका मध्य पूर्वी भारत में, और चक्रवात आपका झारखंड और उत्तर उड़ीसा में चक्रवात आते रहते हैं। चलिए देखिएगा, करेबास मृतिका जो जाफरान केसर की एक स्थानीय प्रकृति है, प्रकार है, उसको उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, कश्मीर हिमालय में, ठीक है ना, कश्मीर में ही केसर का उत्पादन होता है। करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेबा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, रेगुड़ किसका नाम है? तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मैंने स्टार्टिंग में बताया था महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, रेगुड़ नाम है किसका? तो काली मिट्टी का। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है आपका सिंपल सा तरीका, वन रोप करके, वनारोपण करके। गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो आपका ये जियो सिंक्लाइन हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है ना, याद रखिएगा जियो सिंक्लाइन, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो फ्रेंड्स इसको बंगर कहा जाता है, पुरानी कछारी मिट्टी को, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित है? तो नदियों के द्वारा निर्मित मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए, भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो अगर हम अभी के आंकड़े के हिसाब से बात करते हैं, तो अभी के आंकड़े के हिसाब से 2021 वाला है, वर्तमान में वनावरण जो है, वनावरण यहाँ मैं लिखता हूँ, वनावरण 21.71% है, और वन और वृक्ष का आवरण जो है ये आपका 24.62% है, वन और वृक्ष का आवरण। और बिहार की बात करते हैं तो 7.84%। तो बिहार वाला संदर्भ याद रखिएगा, और वनावरण और वन और वृक्ष का आवरण दोनों याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के संदर्भ में भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। और बिहार में घना पतझड़ वाला जिला पश्चिम चंपारण है। चलिए, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत में अभी मिजोरम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? सबसे ज़्यादा संख्या में महाराष्ट्र में है, ठीक है। देखिए, निम्न कथन पर विचार करिए, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू हुई थी, बिल्कुल सही, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, ठीक है। और 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसमें विषय वस्तु सभी जीवन की एक साझा भविष्य का निर्माण है, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो थोड़ा सा करंट से रिलेट करके ये पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में, इनकी अनुमानित संख्या कितना है? देखिए फ्रेंड्स, अभी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा वन्य जीव संरक्षण रिपोर्ट दिया गया था, और इस रिपोर्ट में अगर हम बात करते हैं तो भारत में तेंदुओं की संख्या 2018 से 2022 के मध्य जो है 8% की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें ध्यान रखिएगा, भारत में तेंदुओं की संख्या 2018 में जो थी ये 12,852 थी, इतना पहले आप याद रखिएगा, कब? 2018 में। लेकिन 2022 में अब ये संख्या हो गई है 13,874। अभी संख्या अभी के संदर्भ में जो रिपोर्ट आया है ये 13,874 हो गई है। फ्रेंड्स इसको आप जरूर ही याद रखिएगा, ठीक है, जरूर याद रखिएगा, क्लियर। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तेंदुआ, तो ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये वाला भी आंकड़ा याद रखिएगा, ठीक है। इनकी अनुमानित संख्या 13,874 है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 31%, 31.1% है, ठीक है ना। और ग्रामीण 68.9% है। चलिए, सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर, तो फ्रेंड्स ये निकलती है आपकी गंडक से निकलती है, ठीक है। और त्रिवेणी भी आपकी गंडक से ही निकलती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, भाखड़ा नांगल जो है एक संयुक्त परियोजना है, भाखड़ा नांगल ये सतलज नदी पर है, और ये आपकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन सबकी एक संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? अभी मैंने बताया था ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर? शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो फ्रेंड्स ये कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, ठीक है ना, कावेरी नदी याद रखेंगे। देखिए, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? पट्टी सीमा परियोजना फ्रेंड्स की कृष्णा और गोदावरी की, ठीक है ना, पट्टी सीमा परियोजना। चलिए, इस परियोजना को आंध्र सरकार के द्वारा कार्यान्वित किया गया है। देखिए, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है तो महानदी पर। चलिए, मैथन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध, मैथन, बेलपहाड़ी, तिलैया बांध किस नदी पर है? तो मैथन जो है आपको पता है बराकर नदी पर है, बेलपहाड़ी भी और तिलैया भी बराकर पर ही है, ठीक है। चलिए, बराकर जो है आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना की, मतलब दामोदर की सहायक नदी है, सीधे से याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो इसमें से मीठे पानी की झील कौन सी होगी? तो उलर जम्मू कश्मीर और लोकतक जो आपका मणिपुर में है, ये मीठे पानी की झील है, तो एक सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में कौन सा कृषि वित्त यानी कि एग्रीकल्चरल फाइनेंस का स्रोत नहीं है? तो इसमें से व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक आपका सभी होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। चलिए, कृषि की युग्म पैदावार का आशय डेस्क उगाने से है। तो फ्रेंड्स ये विभिन्न मौसमों पर दो फसल, ठीक है, दो फसल उगाने से कृषि की युग्म पैदावार, यानी कि युग्म मतलब आपका पेयर हो गया, ठीक है ना, डबल क्रॉपिंग जिसको बोलेंगे। चलिए, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका 4 स्टेटमेंट दिया गया और सही उत्तर आपको चुन करके बताना है। तो सबसे पहले मैं आंसर आपको बताता हूँ, दूसरा और चौथा यहाँ पर आंसर दिया गया है। अब आप चौथा स्टेटमेंट पढ़िएगा, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। और दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। तो आपका ये दूसरा और चौथा राइट आंसर होगा। आप पहला स्टेटमेंट पढ़िए, ये हरित क्रांति से पूर्व लाभान्वित है, उसके बाद लाभान्वित, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, चलिए उसके बाद देखिए, नगदी फसल सम्मिलित नहीं है नगदी फसल में, तो नगदी फसल में गेहूं नहीं होगा, खाद्यान्न फसल है ये, ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो सर्वाधिक गेहूं के उत्पादन प्रगति की है, ठीक है, हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो इनमें से चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत के चावल का कटोरा का क्षेत्र का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। चलिए, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत भारत में सबसे महत्वपूर्ण देखिए खाद्य फसल कौन सी है? तो ऑब्वियसली चावल खाद्य फसल है, सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन अब तेलंगाना में हो रहा है। चलिए, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में चावल बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो सबसे बड़ा कपास उत्पादक जो होगा ये आपका गुजरात होगा। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर तेलंगाना है, ठीक है ना, याद रखिएगा, पहले नंबर पर गुजरात है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने के मैं नया आंकड़ा बता रहा हूं आपको, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम, गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तीसरे नंबर पर कर्नाटक और चौथे नंबर पर तमिलनाडु। इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक होगा, फिर इसके बाद तमिलनाडु होगा। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश पहला, महाराष्ट्र दूसरा, कर्नाटक तीसरा और चौथे नंबर पर अब तमिलनाडु है, नया आंकड़े के अनुसार। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लीजिएगा तो आपका बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी होती है? शुष्क भूमि के लिए तो आपका मूंगफली हो जाएगा, राइट आंसर। भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य, तो रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा केरल में होता है, ठीक है ना, तो केरल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, उसको देखिएगा कि भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो ये आपका केरल हो जाएगा। चलिए, भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता तो दाल के उत्पादन में, ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? चाय बागान नहीं है, तो यहाँ पर देखिए गिरनार पर नहीं है, बाकी कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग, ठीक है ना। कानन देवन केरल में है, ठीक है, नीलगिरी तो आपको पता है तमिलनाडु में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, तो ये आपका गिरनार पर जो है आपका नहीं है, ठीक है।
चलिए, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक में इसमें से आप देख सकते हैं पुलनेज नहीं है, पुलनेज नहीं है, ठीक है ना, पुलनेज कर्नाटक में आपका नहीं है। चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबा बुदनगिरी ये कर्नाटक में है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए, तमिलनाडु में पुलनेज पड़ता है, तमिलनाडु में। चलिए, उसके बाद देखिए भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो इसमें से आवश्यकता से अधिक चाय का उत्पादन कर लेता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य, तो सबसे ज़्यादा पटसन उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जूट में दूसरा स्थान है, पहला स्थान पर पश्चिम बंगाल है, द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अखबारी, अच्छा मेस्ता के उत्पादन याद रखिएगा, मेस्ता के उत्पादन में बिहार 1 नंबर पर है, फर्स्ट है, पहला पोजीशन पर मेस्ता के उत्पादन में। देखिए, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? अखबारी कागज, तो ये नेपानगर में है ना, नेपानगर मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए, बुरहानपुर जिले में। देखिए, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, नहीं होगा इसमें से पंजाब में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? चांदी, तो देखिए चांदी जो उपलब्ध होती है ना, ये कहाँ पर? तो पहले स्थान पर चांदी में जो है आपका कौन सा है बताइए? तो फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा राजस्थान, ठीक है ना, तो राजस्थान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा, राजस्थान। चलिए, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। चलिए, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम के उत्पादन में, तो ये केरल है आपका। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो ऐसा कोई भी खनिज नहीं है जहाँ पर भारत पहले स्थान पर हो, इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन करता है? सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन जो होता है ये कहाँ पर होता है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक भारत का कौन सा राज्य अब्रक का उत्पादन करता है? तो राजस्थान हो जाएगा अब, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य है कौन सा? तो समृद्ध राज्य इसमें से अगर बात करते हैं तो अभी के डेट में इसमें से बात करें तो आपका उड़ीसा, मध्य प्रदेश ये सब समृद्ध है, ठीक है ना, तो ये पहले का क्वेश्चन है। चलिए, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो फ्रेंड्स, ये आपका रानीगंज में दामोदर घाटी नदी के तट पर खोदी गई थी, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए रानीगंज है और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है बताइए? तो कोरबा जो पड़ता है ना, ये आपका कहाँ पर पड़ता है? कोरबा, तो कोरबा पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। देखिए, पश्चिम सिबू में स्थित सीरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो सीरिया जो है लौह अयस्क के लिए फेमस है, ठीक है ना, लौह अयस्क खनन के लिए। चलिए, देखिएगा किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है किससे? पीच ब्लेंड से, ठीक है ना, पीच ब्लेंड से। रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है रेडियम। चलिए, भारत में पहला पनडुब्बी शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था, तो पहला जो है जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में किया गया था, और फिर उसके बाद दूसरा जो है ये आपका कर्नाटक में हुआ था शिव समुद्रम पर 1902 में। तो पहला तो होगा आपका इसमें से होना चाहिए, मतलब दार्जिलिंग होगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर शिव समुद्रम दे रखा है। देखिए, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं, और इसका औद्योगिक एशिया स्थिति का प्रमुख कारण क्या है बताइए? सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ देखिए भागों में उत्तम श्रेणी के लौह के निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के कुल कितने भारत में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो देखिए, उनकी कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो आज के संदर्भ में 1,50,000 से भी अधिक है, 1,55,56,000 के आसपास में, 60,000 तक के आसपास में, ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल बदल चुका है और अभी इनकी संख्या 599 के आसपास भी लगभग पहुंच चुकी है नेशनल हाईवेज की, ठीक है। सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था, सिंपल सा क्वेश्चन, 1853 में डलहौजी के समय में। देखिए, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो ये आपकी 5.5 फीट की होती है बड़ी लाइन की, ठीक है ना, बड़ी लाइन की 5.5 फीट की होती है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवा गोवा पतन स्थित है, तो मारवा गोवा जो है ये आपका गोवा में है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत का 13वां बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? उस समय का ये करंट का क्वेश्चन था। 13वां बंदरगाह जो है ये बदावन है, ठीक है, कौन सा है? बदावन, महाराष्ट्र में, ठीक है ना, बदावन है ये। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तो सुल्तानपुर जो है आपकी कहाँ पर है? तो गुड़गांव में है, सुल्तानपुर हरियाणा में पड़ता है। चलिए, अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र, अच्छा पहला पूछेगा तो दक्षिण गंगोत्री, पहला पूछेगा तो दक्षिण गंगोत्री, ठीक है ना, दूसरा पूछेगा तो मैत्री और तीसरा पूछेगा तो भारती, ठीक है ना, दूसरा है ये मैत्री, तीसरा भारती है, ठीक है, पहला आपका दक्षिण गंगोत्री है। चलिए, इनमें कितने से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है तो फ्रेंड्स ये कैम्बे की खाड़ी में, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। उसके बाद देखिएगा 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन, भारत और नेपाल के मध्य में, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आरएल सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो बिहार आता है आपका उपाद्र संक्रमणकालीन, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, मिलान करना है यहाँ पर 4 कंकर काल, ठीक है ना, कायल मांड ये सब दिया गया है, तो देखिए 4 आपका डेल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, कंकर आपका हो जाएगा बांगर, कायल आपका हो जाएगा तटीय मैदान और मांड आपका हो जाएगा पंजाब का मैदान, ठीक है, तो इसको मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो उत्तर दिशा से मिलने वाली जो सहायक नदी है ये सुबनसिरी है, मानस है, यहाँ पर देखिए सुबनसिरी, मानस, ठीक है ना, ये दिया गया है सुबनसिरी और मानस, तो यहाँ एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर ना। चलिए, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र, तो फ्रेंड्स ये तैयार किया जाता है भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, ठीक है ना, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है? फलीदार फसल इसमें से दलहन ही तो होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिम गलियार से? अच्छा, पूर्व पश्चिम से जब पूछेगा तो पूर्वी पश्चिम से जोड़ता है आपका सिलचर से पोरबंदर, ठीक है ना, सिलचर से पोरबंदर, असम के सिलचर से पोरबंदर तक। अच्छा, उत्तर दक्षिण गलियार जब पूछेगा ना तो उत्तर दक्षिण तो ये आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो 81,000 प्रजाति जीव की पाई जाती है और 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। चलिए, देखिए हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो फ्रेंड्स ये आपका 15 अक्टूबर के आसपास में आती है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? सर्वाधिक नगरीकरण जो है ये गोवा का है, ठीक है ना। चलिए, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? मालनाड का संबंध जो है फ्रेंड्स ये कर्नाटक के पठार से है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी और पूर्वी ढलान को कवर करता है और इसे कर्नाटक का चेरापूंजी कहा जाता है। चलिए, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का देश का भाग है, तो किसका भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का। उसके बाद देखिए, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसका आंसर सी दे दिया गया है, ठीक है ना, एक बार आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। नामरूप असम में है, ओबरा सोनभद्र में है, ठीक है ना, नामरूप आपका हो जाएगा मतलब दूसरा असम में है, ओबरा ये आपका हो जाएगा सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, परीक्षा ये भी उत्तर प्रदेश में है और कोटा राजस्थान में है, ठीक है ना। चलिए, केरल की साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि शांत घाटी केरल की, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये आपका राजस्थान है मोटा अनाज का। भारत में सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो सबसे शुष्क स्थान ये जो है इसमें भारत का सबसे शुष्क स्थान ये जैसलमेर है। उसके बाद देखिए कौन सी फसल इसमें से जायद है? तो देखिए जायद फसल के अंतर्गत आपके तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी ये सब आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तरबूज दिया गया है। देखिए मगध और अंक के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपके मध्य गंगा मैदान के भाग हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा हिमालय भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है?
तो फ्रेंड्स ये एक तरह की दुर्लभ प्रजाति है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है, तो एक एक करके पढ़िए। आंसर मैं बता रहा हूँ, अब्रक कोडरमा में पाया जाता है, ठीक है ना। अब्रक कोडरमा में ये आपका सही दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर आपको मिलान करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए 3, 4, 1 और 2 इसका मिलान होगा। अब देखिए धारवाड़ चट्टान प्रणाली, तो ये आपका हो जाएगा सबसे पुराने आर्किन रॉक सिस्टम का हिस्सा। विंध्यन चट्टान प्रणाली, तो यह हो जाएगा बलुआ पत्थर, चुना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल, इस प्रकार की प्रणाली के मुख्य घटक है। और सेल, ठीक है ना, और सेल तालाब और सेल इस तरह लिखा गया, ठीक है ना। आगे नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। क्वाटरनरी चट्टान, तो ये आपका है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि की टिप जमाव से निर्मित। और तृतीय चट्टान हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसका मिलान जो है आपका ऑप्शन बी दिया गया है। 69वीं बीपीएससी का प्रश्न। फिर उसी तरह से एक प्रश्न दिया गया 69वीं बीपीएससी का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमक, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका है मन्नार की खाड़ी का बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। चलिए देखिएगा, स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास होकर निकलती है, तो ये तो आपको पता है कि ये आपके छोटानागपुर पठार पर रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है और यह झारखंड राज्य के रांची के निकट नगरी गांव से निकलती है, ठीक है, नगरी गांव से। चलिए देखिएगा कि कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है, वाल्मीकि है, ठीक है, भीमबांध मुंगेर में है, वाल्मीकि पश्चिम चंपारण में है। तो 1 और 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न गजनेर जो है, गजनेर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका गजनेर जो है ये आपका राजस्थान में और दुधवा उत्तर प्रदेश में है। ये दोनों नहीं होगा, ये वाला होगा। देखिए गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया ये आपको बताना है। देखिए 69वीं बीपीएससी का प्रश्न है, ऑप्शन यहाँ ऊपर सभी दे रखा है इसका। एक बार आप सभी लोग इसका चारों ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, चारों आपका इस पर सही दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी है। तो ये पूरा 267 क्वेश्चन था इंडियन ज्योग्राफी में। नेक्स्ट मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करा दूंगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको शेयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट है, देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान जितने भी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र पत्रिकाएं और पुस्तक और उनके लेखक हैं फ्रेंड्स, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए बीपीएससी यहाँ से 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछता है। जैसे कि पूछ लेगा कि निम्न में से कोई समाचार पत्र का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसका संपादन किसने किया था, या फिर कोई पुस्तक दे देगा उनके लेखक का नाम पूछ लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और देखिए जितने भी भारतवर्ष में पीसीएस एग्जाम लिए गए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, हरियाणा पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो या कोई अन्य राज्य का पीसीएस हो, उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं और पुस्तक और लेखक से संबंधित, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स अवश्य